बेटा आवाजें खत्म करें काइंडली प्लीज। बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है? नीचे स्टार्ट कल वाला बेटा एक नजर रिवाइज कर नजर ये रूटीन जरा कैमरा से इसको कैमरे चला उधर से भी वो देखना पड़ेगा। बेटा आवाजें खत्म करें काइंडली प्लीज एक नजर रिवाइज करना। ये अब्दुलरहमान इधर उनसे कुछ चेयर्स और इधर सेंटर में रखो। अब्दुलरहमान ये चेयर्स पूरी करवा दो, दरमियान में करवा दो। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट से कर ली जरा दोबारा में रिक्वेस्ट है जरा बता दें आवाज ठीक आ रही है? आवाज ठीक आ रही है सर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज रिक्वेस्ट। बट अगर किसी का इशू स्पेसिफिक आ रहा है ना ऑनलाइन स्टूडेंट्स को, तो आप जरा अपना कनेक्शन चेक कीजिएगा, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए सर स्टार्ट में कल से रिलेटेड मेरी तरफ सर, मैं भी दूर से आया हूँ सर। सर मुझे ढूंढ रहा है तो कल से रिलेटेड कंफ्यूजन अगर है तो 1 मिनट पहले कल वाला रिवाइज करें प्लीज करें। और जहां तक पढ़ा था उसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो पहले वहां से रिलेटेड कोई सवाल अगर है तो वो क्लियर कर लेते हैं जी। वो करते हैं आप क्या कहना चाहते हैं? मेन हेडिंग्स कोई पॉइंट्स नहीं, 5 अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन के नाम है, उनको हेड्स ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। हेडिंग वर्ड होता है, हेडिंग मेन पॉइंट होता है, तो वहां से हेड है, ठीक है। तो मेन पॉइंट्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या है, ठीक है जी। क्या और कंफ्यूजन है? तो क्वेश्चन नहीं प्लीज किसी का? चले फिर आगे चले, थर्ड लिखे, हेड्स लिख रहे थे। ये एक पहले रिवाइज कर ले मेरे साथ जरा, दोबारा वर्ड सुन लो। ये वाला माउस ये सभी एसेट को कैसे डिफाइन किया था मैंने, मेरे से जरा वर्ड्स की ट्रांसलेशन दोबारा सुना। बिजनेस के ऐसे रिसोर्सेस जो बिजनेस के कंट्रोल में है और बिजनेस को उससे फ्यूचर में बेनिफिट्स एक्सपेक्टेड है, ऐसे रिसोर्सेस क्या कहलाएंगे? एक चीज कब तक एसेट रहेगा, जरा सोच के पढ़ के बता। आपके हाथ में जो पेन है ये कब तक आपका एसेट रहेगा? फॉर एग्जाम्पल अगर ये पेन खत्म हो जाए, इसकी इंक खत्म हो जाए, तो अब इससे रिलेटेड फिर फ्यूचर बेनिफिट्स खत्म हो जाए। तो हर उस चीज से जिससे फ्यूचर बेनिफिट्स अब नहीं मिलने, तो हो सकता है वो पहले एसेट हो लेकिन अब वो एसेट नहीं है। तो हम किसी भी डेट पर खड़े हैं तो फ्यूचर बेनिफिट्स अगर मिल रहे हैं तो वो चीज फिर हमारा एसेट है, वरना हो सकता है कि हमारा एसेट एक्सपायर हो गया। ये समझ आता है? एक्सपायर रजिस्टर कब तक एसेट है? लाइबिलिटीज का है। लाइबिलिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कहते हैं जो एग्जिस्ट करती हैं। मसलन अगर हम आज खड़े हैं तो आज अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, प्रेजेंटली मौजूद है, तो उसे लाइबिलिटी कहेंगे। लेकिन उसको जब फ्यूचर में सेटल करना, सेटल मीन्स पे करना, तो उस वक्त फिर हमारे बिजनेस से
कैश रिसोर्सेज जाएंगे, आउटफ्लो मींस पैसे चले जाएंगे, इनफ्लो मींस इनफ्लो नहीं होगा, आउटफ्लो। और जब कभी आउटफ्लो हो जाएगा उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अगेंस्ट तो फिर वो लायबिलिटीज नहीं रहेगी। लायबिलिटी कब तक रहेगी? जब तक उसकी सेटलमेंट ना हो। ठीक हो गया? कोई और सवाल? नंबर 3 लिखें। Then third main head of accounting is income. बिजनेस में फिर इनकम्स भी होती हैं। इनकम्स किसे कहते हैं? डिफाइन करें जरा, क्या लिखो? अर्निंग्स ऑफ बिजनेस, अर्निंग्स ऑफ बिजनेस फ्रॉम इट्स एक्टिविटीज। बिजनेस एक्टिविटीज से जो कमाइयां होंगी, अर्निंग्स होंगी, उनको क्या कहते हैं? इनकम्स। अर्निंग्स मींस कमाई, कहां से? बिजनेस की एक्टिविटीज से। अपने अगर पॉइंट्स निकालें 1 2 3 4 5 6 7 8। दोबारा कैंडी गेम ऑन महसूस कीजिएगा, कंसंट्रेट करें। पॉइंट नंबर 1 को इनकम ज़हन में रखते पड़े। तो सर जी पैसे कमाए क्या हो गए? पढ़े तो सही सर, पैसे आए, कैश आया है सर। और सर जी कैश आया है, कैश आया तो इनकम हो गई। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी हैं जो जनरली कॉन्सेप्ट्स बन जाते हैं। ये कोई डॉक्टर भी कह सकता है पैसे आए तो इनकम है, बल्कि शायद मेरी इस बात से पहले आपका भी ये ख्याल होगा, अगर पैसे हैं तो इनकम है, कहानी खत्म। लेकिन क्या कहानी खत्म या कहानी भी शुरू होगी? अगर पैसे कमाए हैं तो इनकम है। जरा एक मिनट, पॉइंट नंबर 2 पे है। पॉइंट नंबर 2 में भी पैसे आए तो सर जी आए हैं, पॉइंट तो पढ़ के तो देखें। और सर पढ़े नहीं, मैंने कहा पैसे आए यार, कमाल। और सर कैश आया है, पैसे मींस कैश आया है। और पैसे किसे कहते हैं? पॉइंट नंबर 1 पढ़े, कैश आया। पॉइंट नंबर 2 पढ़े, कैश आया, तो पैसे आए हैं। मैंने कब कहा कि मैंने नहीं कहा, मैंने कहा पैसे आए हैं, आपने कहा नहीं आए। पॉइंट नंबर 2 में क्या है? पैसे आए हैं लेकिन वापस करना, कमाए नहीं, इसलिए ये जो पैसे हैं ये लायबिलिटी बन गए। कमाए हैं या आए हैं? आए तो हैं लेकिन कमाए नहीं, ना पॉइंट 1 में ना पॉइंट 2। हम क्या ढूंढ रहे हैं सर? नंबर 3 में जाए तो इनकम ढूंढे। यहाँ तो कोई एसेट मेरा ख्याल बात बनती नहीं, इनकम वाली, शॉप वाली। फोर्थ कौन सा पॉइंट है? फर्नीचर, यानी इनकम है। 5 6 में क्या हुआ था? तो इनकम 7 पे रुके। अब आपने हो सकता है 7 पढ़ के, और वो अच्छा थोड़ा सा पढ़ लिया करें, मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़हन में है, लेकिन आप लोग रिवाइज रखें, पढ़ लें तो सही। फिर मैंने 2 3 क्वेश्चन पूछने, और जो क्वेश्चन पूछूंगा उसका जवाब सोचना। पढ़ लें कंप्लीट पॉइंट। ये जरा शेब आलम साहब को जवाब दीजिए, ये काइंडली देखता रहा जरा। इस पॉइंट नंबर 7 में कैश कितना आया? 26 लाख। और कैश मींस एन एसेट। चीजें डिस्टिंग्विश करनी है सही। कैश मींस एन एसेट। इस पॉइंट में कितने रुपए के मोबाइल गए? मोबाइल गए हैं मींस एसेट चले गए। 22 लाख रुपए के मोबाइल वाले एसेट चले गए। पॉइंट नंबर 6 पे एक मिनट ध्यान रखो। क्या जो मोबाइल्स खरीदे थे 30 लाख पे, वो एसेट थे? तो वो 30 लाख के मोबाइल्स बढ़ गए थे खरीदने से, पॉइंट 6 में। पॉइंट 7 में 22 लाख रुपीस के मोबाइल्स अब कम हो गए।
लेकिन क्या अभी भी कुछ मोबाइल्स बचे हुए हैं? बस वो अब 8 लाख के मोबाइल्स हमारा एसेट रह गए। 8 लाख समझ आता है? 30 लाख पॉइंट नंबर 6 एंड 22 लाख फ्रॉम पॉइंट नंबर 7। 8 लाख के मोबाइल्स अभी भी हमें फ्यूचर में बेच के फायदा होगा। तो 22 लाख के मोबाइल्स अब हमारे नहीं रहे। अब एक और एंगल से फाइनली देखें, क्या इस पॉइंट में कोई इनकम भी हुई है? कितनी? एक लफ्ज होता है प्रॉफिट और एक लफ्ज है इनकम। कल वाला पेज सामने रखे, ऊपर जाएगा, ऊपर कल वाले पेज के स्टार्ट पर, यहाँ कल लिख रहे। प्रॉफिट किससे करते हैं? जो इनकम में से माइनस एक्सपेंसेस अमाउंट आती है, तो वो प्रॉफिट वो है जो हमने कल 15 लाख शायद कैलकुलेट किया। तो मैं इस वक्त क्या पूछ रहा हूँ? इनकम। तो पॉइंट नंबर 7 में बताया इनकम की अमाउंट कितनी? हमने 26 लाख कमाया। ये कैश जो है ये हमने कमाया है। तो अब मेरे वर्ड सुना जरा, ये कैश हमारा एसेट के साथ साथ इनकम भी है। पॉइंट नंबर 2 में जाए, पॉइंट नंबर 2 पर कैश वहां भी आया है, लेकिन क्योंकि वो कैश वापस करना है इसलिए वो कैश एसेट के साथ साथ लायबिलिटी भी है। पॉइंट नंबर 7 में, पॉइंट नंबर 7 में जो कैश आया है वो हमने कमाया है, हमने किसी को नहीं देना, वो हमारा। तो एसेट तो है लेकिन क्योंकि अर्न की है इसलिए वो इनकम भी है। ऑब्वियसली उसमें प्रॉफिट 4 लाख है, लेकिन यहाँ मैंने प्रॉफिट का वर्ड नहीं लिखा। वी आर टॉकिंग अबाउट इनकम, और इनकम मीन्स वो टोटल अमाउंट जिसने फिर एक्सपेंसेस में से लेस होकर प्रॉफिट बनना है। तो इनकम मीन्स 26 लाख रुपीस की बात होती है। सब क्लियर है सर? और पॉइंट नंबर 8 में तो ऑब्वियसली एक्सपेंसेस की बात है, तो उसमें इनकम नहीं है। तो इट मीन्स सारी पॉइंट्स में पॉइंट नंबर 1 से 8 तक सिर्फ पॉइंट नंबर 7 में एक 26 लाख रुपीस की इनकम। एनी कंफ्यूजन? ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? चलेगी, वापस आ रहे हैं नंबर 4। बड़ा बिजनेस में एक्सपेंसेस होता है। एक्सपेंसेस की डेफिनेशन इस तरह से लिखना है तो समझने के लिए जरा, अमाउंट फॉर विच benefit has been obtained। इनिशियली अभी समझाने के लिए कुछ बातें करो, फिर ऐसा इसको कम्प्रिहेंसिव करता हूँ जैसे जैसे आगे चलते हैं। एक्सपेंसेस उन अमाउंट्स को कहते हैं फॉर विच बेनिफिट हैज बीन ऑब्टेन्ड। इस तरह एसेट के साथ लिंक करें एक सेकंड। तो फर्क है कोई? हैज बीन और फ्यूचर से कोई फर्क पड़ता है? जिन अमाउंट्स का फायदा अभी फ्यूचर में मिलना है वो अमाउंट्स हमारा एसेट, और जिन अमाउंट्स का फायदा मिल गया वो एक्सपेंस, इनका मिल गया हो। आप एक कॉमन एग्जांपल जिसका शायद मैंने कल बात की थी, जो लोग हॉस्टल्स में रहते हैं वो जरा शायद यहाँ पे एक बात बड़े आराम से समझ सकते हैं। शायद नॉर्मल सिचुएशन यही है कि एडवांस में आप रेंट देते हैं। तो एक अकाउंटेंट बन के सोचें, अगर आप मंथ के स्टार्ट पे अपने रेंट के पैसे दे रहे हैं तो क्या इस रेंट की अमाउंट का फ्यूचर में कोई फायदा होना आपको? आप इन पैसों की वजह से आराम से एक महीना उस बिल्डिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये अमाउंट फिलहाल आपके लिए है, लेकिन जब महीना गुजर जाएगा तो क्या इस अमाउंट का जो फायदा मिलना था वो मिल गया है? तो महीने बाद फिर ये अमाउंट फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपये महीने के शुरू में अगर आपने दिए तो ये एसेट थी अमाउंट, और अगर महीने के एंड पे इसी अमाउंट को सोचें तो ये एसेट एक्सपेंस में कन्वर्ट होगा। सेकेंड ईयर में अगर आपने फायदा लेना होगा फिर उसका रेंट ला देंगे। ठीक है, इसी दिन आपके हाथ में जो पेन था क्या ये एसेट है इस वक्त? लेकिन जिस दिन ये खत्म हो जाएगा फिर ये एक्सपेंस बन जाएगा। अब अपनी एग्जांपल्स में पॉइंट नंबर 1 से शुरू करें। अब आप बताएं किस पॉइंट पे रुके, एक्सपेंसेस को ढूंढना था। पॉइंट 1 में, पॉइंट 2 में, हाँ पॉइंट नंबर 2 में जो लोन का इंटरेस्ट सब नीचे आ गया तो उसको मिक्स ना कीजिए, उसको अलग बात कर रहे हैं। नंबर 3 में शॉप
जो खरीदी है एसेट कहलाएगी एक्सपेंस? एक्सपेंस। फ्यूचर बेनिफिट मिलना है या मिल गया है? शॉप, क्या हम कह सकते हैं कैश वाला एसेट कम होके एक शॉप वाला एसेट बढ़ गया, तो यहाँ एक्सपेंस नहीं हुआ? उस कैश को हमने इस्तेमाल करके एक और एसेट ले ली, तो हमारा एक एसेट कम होकर दूसरा एसेट बढ़ गया, तो यहाँ कोई एक्सपेंस इन्वॉल्व नहीं है। कौन सा एसेट बढ़ के कौन सा कम हो गया? एनी कंफ्यूजन? नो एक्सपेंस इन्वॉल्व है। सिमिलरली नंबर 4, कौन सा एसेट बढ़ के कौन सा कम हो गया? नंबर 5 की बात नीचे हो गई है एक्सपेंसेस में, सैलरी वाली। बेटा इस तरह नहीं करा है, आप ही जो पीछे देख रहे होते हैं वही होते हैं। आप ग्रीन शर्ट में, क्या हो गया मुझे छोड़ के इधर उधर देख रहे हैं, कंसंट्रेट करें सर। नंबर 6 सर, क्या जब मोबाइल खरीदे थे तो क्या ये एसेट थे? उस वक्त एसेट थे। क्या फायदा मिलना था जब खरीदा? तो नो एक्सपेंस है। 7 में है, क्या 7 में कोई एक्सपेंस नजर आना शुरू हो गया? कितना? 22 लाख या 26 लाख? तो 22 लाख के जो मोबाइल है वो बेचने से उनका जो फायदा हमें मिलना था मिल गया हुआ है। तो क्या 30 लाख में से 0.6 में चले जाए दोबारा, 30 लाख में से अब 22 लाख पॉइंट नंबर 7 में एक्सपेंस में कन्वर्ट होकर सिर्फ 8 लाख एसेट रह गए। सही है सर, 22 लाख। और नीचे पॉइंट नंबर 8 में है, उसमें तो सारे एक्सपेंसेस ही हैं, लेकिन पॉइंट नंबर 7 22 लाख समझ आता है सबको? अब एक सेकंड, पॉइंट नंबर 7 सब खोल के समझ रखना है और जरा पेन पकड़े, इन चीजों के जरा कुछ एक्स्ट्रा नाम आपको बता दूंगा। 26 लाख तो सर्कल है, क्या मैं कह सकता हूँ ये 26 लाख कमाने से हमारी इनकम बन गई? जी, एसेट भी और कैश एसेट है, लेकिन कमाया है क्योंकि इसकी इनकम भी है, तो इसका ज्यादा इनकम लिखो, प्लस इनकम। और ये जो 22 लाख है ये अब हमारा क्या बन गया? मोबाइल्स बेचने से, मोबाइल जो बिक गए हैं उनका फायदा उठा लेने से, और हमारे ये 22 लाख रुपए की अमाउंट एक्सपेंस में कन्वर्ट हो गई। इसलिए जो बार बार आप बोल रहे थे ना 4 लाख प्रॉफिट हुआ है, तो बोल रहा था 4 लाख प्रॉफिट हुआ, सही बोल रहे थे आप। तो वो प्रॉफिट आता कैसे? 26 लाख इनकम, 22 लाख एक्सपेंस, देर पर 4 लाख प्रॉफिट। एनी कंपेयर? और लास्ट में पॉइंट नंबर 8 की बात होगी, वो भी एक्सपेंसेस है, तो सबको समझ आ गई एक्सपेंस किसे कहते हैं? नंबर 5 पूरा कर लेंगे क्लास। ये बेटा जो आप आगे पीछे जो जाना चाह रहे हैं ना बेटा, इसका कोई फायदा नहीं है। ये जो हजरात इसको क्या कहते हैं उसको क्या कहते हैं, अगर आपके ख्याल में ये पहली क्लास ही आखिरी क्लास है या दूसरी क्लास ही एंडिंग क्लास है, तो ऐसी बात बेटा नहीं। गेम स्टार्ट हो लेने दें, फिर इंशाल्लाह मैं पूछूंगा उसका क्या होगा, उसका क्या होगा। साथ साथ चलेंगे तो इजी रहेगा। उसका क्या करेंगे, उसका क्या करेंगे, आप बेफिक्र रहें। जो जो सवाल आपके जहन में आ रहे हैं वो तो कुछ भी नहीं है, जो हमारे साथ होनी है वो इंशाल्लाह आपको आहिस्ता आहिस्ता महसूस हो जाएगा। तो इस तरह ना करें, गेम इज रियली सीरियस, ठीक है? तो प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, जो बात हो रही है उसको कोशिश करें अंडरस्टैंड करने की, और अगर आप ये समझ जाएंगे तो वो कोई इशू नहीं है। और मैंने इस वक्त बच्चों से पूछ लेता हूँ, मैंने आज तो एडवर्टीजमेंट का लफ्ज नहीं बोला, आज बोला सर? तो जब जरूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह बोलें, रोक तो सकते नहीं। डन सर, प्लीज फोकस ऑन द बहस जो हो रही है। नेक्स्ट वन पॉइंट नंबर 5 लिखें, कैपिटल। और इसी कैपिटल के लिए कभी कभी वर्ड इक्विटी भी इस्तेमाल होता है। कैपिटल स्लैश क्या वर्ड लिखा मैंने? इक्विटी। इसका मीनिंग क्या होता है? अमाउंट ऑफ, नहीं मतलब ये तो वर्ड्स इंटरचेंजेबल है, लेकिन इन इंटरचेंजेबल वर्ड्स का क्या मीनिंग है? अमाउंट, अमाउंट ऑफ ओनर इन बिजनेस। बिजनेस में जो ओनर के पैसे लगे होते हैं
या इस तरह से कह लें, बिजनेस में जो ओनर के पैसे होते हैं, बिजनेस में ओनर के पैसे क्या कहलाते हैं? कैपिटल कहलाते हैं। क्या बिजनेस में ओनर इन्वेस्ट करता है सर, और फिर उसके पैसों से बिजनेस होता है, फिर प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। एक ओनर बन के सोचें किसी बिजनेस का, क्या अगर प्रॉफिट है तो आपका होगा। आपने एक बिजनेस शुरू किया, नहीं आपने एक बिजनेस शुरू किया, ठीक है, क्या अगर आपके बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो वो बिजनेस के ओनर ही का कंसिडर होगा? अपना पहले बिजनेस समझ लें, अगर मेरा समझने की मुश्किल हो जाना सोचो। फॉर एग्जांपल आपकी शॉप है, आपकी मोबाइल शॉप में प्रॉफिट हो गया, तो ठीक है, हमने बिजनेस के एंगल से कैलकुलेट कर लिया, तो क्या अल्टीमेटली वो प्रॉफिट अब ओनर को मिलना चाहिए? और अगर लॉस हो जाए तो भी इसी को मिलना चाहिए। तो हम कैलकुलेट किसका करेंगे? हम कैलकुलेट करेंगे बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस। तो वो बिजनेस का जो प्रॉफिट या लॉस होगा अल्टीमेटली वो भी फिर ओनर ही का होगा। अकाउंटिंग करते हुए हमने हमेशा बिजनेस के एंगल से करना है। जब अकाउंटिंग कर लेंगे बिजनेस की तो प्रॉफिट या लॉस विल देन अल्टीमेटली रिलेट्स टू ओनर। क्या करना या मुश्किल से बात कर, बाकी मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ फिर इसके साथ। तो कैपिटल किसे कहते हैं सर? जो अमाउंट ओनर की होती है बिजनेस में उसे कैपिटल बोला जाता है। दोबारा हम हेल्प लेते हैं वही एग्जांपल से जो भी कल पॉइंट्स की बात हो रही है। पॉइंट नंबर 1, अब इस तरह मैं करता हूँ, मैं इन सारे पॉइंट्स को, क्योंकि हेड्स अब पूरे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, इन सारे पॉइंट्स को जरा इन हेड्स के एंगल से फाइनल करता हूँ। तो पॉइंट नंबर 1 से मेरी बातें गौर से सुनो दोबारा। बेस्ट यही रहेगा कि आप लोग इनको पॉइंट्स को अपने सामने रखें। मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो मैंने डेफिनेशंस लिखी थी ये आपके सामने बोर्ड पे आ जाए। तो अगर आपको कोई लिखने कोई सॉरी जरूरत पड़े डेफिनेशंस रिवाइज करने की तो वो बोर्ड पे है, आपके सामने पॉइंट्स है। पॉइंट नंबर 1, तो हमें अकाउंटेंट्स को कैसे समझना चाहिए? नहीं एक मतलब कोशिश करता हूँ, फिर आप यस नो में बताइएगा सही समझ रहा हूँ। पॉइंट नंबर 1 में कैश आया, बिजनेस में कैश आया, देयरफॉर बिजनेस का एक एसेट बढ़ गया, कैश वाला एसेट बढ़ गया। लेकिन ये पैसे क्योंकि ओनर से आया इसलिए कैश के साथ साथ कैपिटल भी बढ़ गया। तो पॉइंट नंबर 1 की वजह से बिजनेस का कैश वाला एसेट एज वेल एज बिजनेस में ओनर के पैसे मींस कैपिटल भी बढ़ गया। तो क्या क्या बढ़ गया सर? एक एसेट बढ़ा कैश वाला, और क्योंकि ये पैसे ओनर से आए थे इसलिए कैपिटल भी बढ़ गई। मेरा भी समझ आता? पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 में कैश आया, एसेट बढ़ गया, लेकिन ये कैश क्योंकि हमने वापस करना इसलिए लायबिलिटी भी बढ़ी। तो कैश के साथ साथ लायबिलिटी, कैश भी बढ़ा और लायबिलिटी भी बढ़ गई। सही। नंबर 3, शॉप वाला एसेट बढ़ा और कैश वाला एसेट कम हो गया। देखिए, तो इसमें सिर्फ एसेट्स ही कम ज्यादा हो रहे हैं, एक एसेट बढ़ रहा है कम हो रहा है, किसी और हेड में कुछ चेंज नहीं है। डन सर। नंबर 4 आप बोले। फर्नीचर इक्विपमेंट एक्सेट्रा एसेट्स बढ़े और कैश वाला एसेट कम हो गया। वंस अगेन एसेट्स में चेंज आया, किसी और हेड में कोई चेंज नहीं है। नंबर 5 में भी ट्रांजैक्शन ही एसेट्स हुई, पर्संस को रखने से अभी हमारे बिजनेस के एसेट्स लायबिलिटीज पे इफेक्ट हुए। नंबर 6, मोबाइल्स वाला एसेट बढ़ गया, कैश वाला एसेट कम हो गया। नंबर 7 एहतियात से, पहले मैं सिर्फ 26 लाख की बात करूंगा, सिर्फ 26 लाख के एंगल से 26 लाख 26 लाख रुपीज से हमारा कैश वाला एसेट भी बढ़ा, और क्योंकि वो पैसे कमाए हैं इसलिए इनकम भी, कैश भी 26 लाख से बढ़ा। देख रहे सही तरह, और इनकम भी 26 लाख रुपीज से बढ़ी। क्या क्या कितने से बढ़ा? कैश भी और इनकम भी दोनों 26 लाख रुपीज से बढ़ी। दूसरी तरफ आए 22 लाख का, 22 लाख के मोबाइल्स जो एसेट थे अब वो एक्सपेंस में कन्वर्ट, हमारा एक एसेट 22 लाख रुपीस का अब एक्सपेंस में कन्वर्ट हो, एसेट कम होके एक्सपेंस बढ़ गया। ये सही है मेरे वर्ड? कितने से? 22 लाख के मोबाइल्स कम होके एसेट कम होके, 22 लाख के मोबाइल्स हमारा एसेट कम होके
22 लाख रुपया अब एक्सपेंस बन गया। क्या बढ़ के क्या कम हो गया? एसेट कम होके एक्सपेंस बढ़ गया। फायदा उठा लेने से 22 लाख रुपया अब हमारा एक्सपेंसिव में लिखा होना चाहिए, एसेट्स में नहीं लिखा होना चाहिए। और इकट्ठा अगर करने फाइनली 6 और 7 को, तो फाइनली हमारे मोबाइल्स बस 8 लाख के एसेट रह गए। डन सर? 7 में करफियन। पॉइंट नंबर 2 में एक सेकंड जाएगा दोबारा, तो पॉइंट नंबर 2 सामने रखा है। ओनर के अलावा बेटा अगर कहीं से भी पैसे मिले तो वो कैपिटल नहीं है। ओनर से पैसे मिलेंगे तो कैपिटल है। किसी से उधार लेंगे पैसे, चाहे वो बैंक से लें, किसी दोस्त से लें, किसी और बिजनेस से लें, किसी और के पैसे अगर आपने लिए हैं तो वो कैपिटल नहीं है। कैपिटल सिर्फ किस अमाउंट का नाम है? जो ओनर के पैसे। अगर कहीं से भी और पैसे लिए, बिजनेस की बात हो रही है, खुदा ना खास्ता चैरिटीज की बात नहीं कि हमने किससे पैसे ले लिए, खुदा ना खास्ता। बिजनेसेस में पैसे अगर ले रहे हैं आप किससे, तो रिटर्न करने पड़ेंगे। ओनर से ले रहे हैं तो वो इक्विटी है या कैपिटल है, और अगर ओनर के अलावा किसी से आप ले रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है जिसने दिए होंगे उसने आपसे वापस भी लेने हैं। ठीक है, बिजनेसेस के एंगल से बात हो रही है, कोई ऐसा ये नहीं कि एक दूसरे की हेल्प करने वाली बात है। तो बिजनेसेस में ये हेल्प नहीं है, जिसने दिए होंगे उसने टेम्परेरी तौर पर दिए हैं, वो वापस भी लेगा। तो ओनर के अलावा अगर कहीं से पैसे मिले हैं, इट इज अज्यूम्ड कि वो वापस करने हैं, देयरफॉर वो लायबिलिटी। तो 1 और 2 में क्या डिफरेंस है कि वो पैसे क्योंकि ओनर से आए हैं 1, इसलिए उसका नाम कैपिटल है, और ये पैसे बैंक से लिए हैं और देयरफॉर ये पैसे आ तो गए हैं, लेकिन क्योंकि आपको रिटर्न करने हैं इसलिए ये लायबिलिटी। डन है प्लीज? आने दे सर, आने दे सर, आने दे। अगर छोड़े मगर करेंगे अच्छा क्या हो? सर आने दे सर, तो छोड़े 50 पार्टनरशिप पढ़ो क्या हो? कंपनी सर, एंड तो कंपनी पे होना। लॉ पढ़ना शुरू कर दिया आप लोगों ने? अच्छी बात, थोड़ा सा पढ़ने ताकि मैं भी दोहरा लूं। इसके अंदर आप कह रहे हैं कैपिटल बढ़ रहा है, ये है तो ओनर की ही किस तरह सोचना है? लेट मेरे भाई, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 पढ़े, सब सामने रखें, पढ़े बार बार जब मैं कहता हूँ तो सामने रखें। देखिए मैं एक बिजनेस के एंगल से सोच रहा हूँ, क्या मैं अगर बिजनेस के एंगल से सोचता हूँ मेरे बिजनेस में कैश बढ़ेगा, एग्रीड है सर? तो कैश बढ़ने का मतलब बिजनेस का कैश वाला एसेट बढ़ता है। सेकेंडली क्योंकि ये कैश आया है ओनर से, तो क्या बिजनेस में ओनर के पैसे बढ़ रहे हैं? तो देयरफॉर हम ये कहेंगे कि कैपिटल भी बढ़ गया। तो कैश यकीनन बढ़ा, लेकिन आप अगर नोट करें तो मेरे 3 अपनी चीजें नोट करनी है, पॉइंट नंबर 1 में, 2 में और 7 में। कैश अगर ओनर से आया तो कैपिटल भी है। पॉइंट नंबर 2, कैश अगर लोन से आया है तो लायबिलिटी भी है। और नंबर 7, कैश अगर कमाया है तो इनकम भी है। तो कैश आने का मतलब इनकम नहीं, कैश आने का मतलब एक एसेट बढ़ गया। कहां से आया विल डिटरमिन अल्टीमेटली उसका हमने क्या सोचना है। ओनर से आया कैपिटल है, उधार से आया है तो लायबिलिटी है, और अगर कमाया है तो इनकम। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8, नंबर 8 सर आप फाइनल करने की कोशिश करेंगे। नंबर 8 में क्या है? क्या मैं कह सकता हूँ पॉइंट नंबर 8 में एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, और ब्रैकेट जरा ज़हन में रहे, कल मैंने ब्रैकेट लिखी थी, और कैश कम हो रहा होगा। देखें देखें क्या बढ़ के क्या कम हो रहा है? एक्सपेंसेस बढ़ के बिजनेस का कैश वाला एसेट कम हो रहा है। और अगर फॉर एग्जांपल देखते हैं अगर हम कितने बड़े हो सकें, ये ब्रैकेट ना हो और पैसे ना दिए हो, तो क्या मैं कह सकता हूँ एक्सपेंसेस बढ़ के पैसे ना देने की वजह से लायबिलिटी भी बढ़ गई? लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस लाइन ब्रैकेट किस मिला के मैं कैसे बोलूंगा? एक्सपेंसेस बढ़ के कैश वाला एसेट कम हो गया, और अगर ये कैश ना दिया होता तो एक्सपेंसेस तो बढ़ गए, लेकिन पैसे ना देने से फिर एक्सपेंसेस पेएबल वाली लायबिलिटी भी बढ़ जानी। ये वर्ड समझ आता है? एक्सपेंसेस पेएबल, एक्सपेंसेस पेएबल, पेएबल से मीन्स क्या होगा? लेने, रिसीवेबल। अगर किसी से पैसे लेने हो तो वो क्या चीज होगी, एसेट या लायबिलिटी? किसी से पैसे लेने हैं कैसा लग रहा है, और अगर देने हैं तो देने वाले भी याद रखने चाहिए और लेने वाले भी। ज्यादा कौन से याद रखने चाहिए? दोनों 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 दोनों।
लेकिन अगर आप पेएबल याद रखेंगे तो इंशाल्लाह रब हमारे रिसीवेबल्स की हिफाजत करेगा। लेकिन हमारा अलमिया क्या है, ये तो हम भूल जाते हैं कि देने हैं, बस यही दोनों सर। लेकिन अगर खुदा न खास्ता वो ना दे तो क्या हम भी नहीं देंगे? मेरे साथ रह रहे कि कहीं 2 नंबर ना बन जाइएगा, जो आपका दिल कह रहा है वही हकीकत है। हमने अपने देने हैं, वो ना दे, देखी जाएगी इंशाल्लाह, अल्लाह मालिक ले लेंगे सर, उससे भी टेंशन नहीं। जी सर, एक नजर डेफिनेशन रिवाइज करें, कोई कंफ्यूजन है तो आगे चलते हैं। नहीं, वो फिर इकट्ठा कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 7, एक सेकंड देखें, पहले क्वेश्चन का आंसर सुन लें सर। पॉइंट नंबर 7 में भी एक्सपेंस है 22 लाख, याद होता है कि लेनी है, लेकिन क्या क्या ये दोनों जेन में रहना चाहिए? क्या दोनों क्या क्या चीजें? पेबल ज्यादा इंपॉर्टेंट है या रिसीवेबल? और पॉइंट नंबर 8 में भी एक्सपेंसेस है। अब अगर हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है फाइनली, तो यकीनन ये दोनों खर्चे उठा के प्लस करने पड़ेंगे और फिर इनकम से माइनस करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट नंबर 7 में जो 4 लाख प्रॉफिट नजर आ रहा है वो फाइनल प्रॉफिट नहीं, उसको फाइनल हो करना है पॉइंट नंबर 8 कंसिडर करके। दोनों में 22 लाख रुपीस और नीचे वाली जो अमाउंट थी पॉइंट नंबर 8 की, ये प्लस करके टोटल एक्सपेंसेस बनेंगे, फिर इनकम में से लेस करके हमारा फाइनल प्रॉफिट, तो भी इंशाल्लाह फाइनल स्टेप पे करते हैं। वो मैंने कैलकुलेट है, लेकिन किस चीज में गया, तो इसकी बजाय कैश की बजाय अब उस बिल्डिंग से फायदा हो जाएगा। इसका मतलब ये हमारे इस एसेट ने फॉर्म चेंज की, कैश की जगह उसने शक्ल बदल ली है शॉप की। समझ आती है बात? अजीब सी बात होगी। हमारे इस कैश ने एक दूसरे एसेट की शेप इख्तियार कर ली है, वो शेप उसकी कन्वर्ट होगी, एक एसेट एक दूसरे एसेट में कन्वर्ट होगी। लेकिन पॉइंट नंबर 8 में जाएगा, ये जो एक्सपेंसिव में पैसे गए हैं ये खत्म, बस ये गए और खत्म। सोच ले, तो ये किधर गए? ये बेनिफिट लेने के बाद गए, देर पर अब इनका कोई फायदा नहीं हमें फ्यूचर में, इधर पर ये एक्सपेंस। मैं एक और चीज करता हूँ, आप शायद इस चीज में कंफ्यूज है। नंबर 4 पे एक मिनट आ गया। फर्नीचर हमने खरीदा है, फर्नीचर हमने खरीदा है, क्या फर्नीचर की कोई लाइफ होगी? लेट्स अज्यूम 4-5 साल इसकी लाइफ है, तो एक सेकंड जरा 4-5 साल जिंदगी में आगे जाए, 5 साल कर लेते हैं, 5 ज्यादा कर ले, 6-7-8 साल करना। क्या कोई एक स्टेज आएगी कि इस फर्नीचर से हमने जो फायदा हासिल करना होगा वो कर लिया होगा, तो फिर वो एक्सपेंस बने। और इसी तरह ये शॉप वगैरह की बिल्डिंग है, तो उसका भी फायदा कब खत्म होगा? जब उसे हम कंप्लीटली यूज कर लेंगे, मेरी 50-60-70-80-90-100 साल। लेकिन अभी ये एक्सपेंस नहीं बन। लेकिन पॉइंट नंबर 8 वाली चीजें क्यों एक्सपेंस बन गई? उसका फायदा ले लिया है। पॉइंट नंबर 7 वाले मोबाइल्स की प्रॉफिट बल्कि शायद घड़ी नहीं पाई थी, तो वो भी इसीलिए नहीं पाई थी कि अब करते हैं। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये जो डेफिनेशंस लिखे हैं कम से कम इनको दोबारा रिवाइज करना। ये बेटा एक्सपेंस वो अमाउंट होती है, एक मिनट, एक्सपेंस वो अमाउंट है जिसका आपने बेनिफिट ले लिया है, और लायबिलिटी वो अमाउंट है जिसको आपने अभी फ्यूचर में पे करना है। तो मैं जो पॉइंट्स आपसे डिस्कस कर रहा हूँ उसको प्लीज आपने बहुत गौर से सुनना है। खासतौर पर जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है जितना हो सकता है पॉसिबल एग्जाम लाइक क्लास लाइक एनवायरनमेंट में बैठ के क्लास लेने की कोशिश किया करें। डेफिनेटली जो हजरात मेरे सामने हैं उनको तो मैं पूरी कोशिश कर लेता हूँ कि वो इर्द गिर्द इधर उधर की बजाय मेरी तरफ जरा देख के बात समझ लें। लेकिन आप लोग जहाँ भी हैं, जब आप क्लास लें तो फुल कंसंट्रेट करें। दोबारा मैं इससे डिफरेंस सुने एक्सपेंस और लायबिलिटी में। एक्सपेंस वो अमाउंट है जिसका आपने बेनिफिट ले लिया है। अगर आपने वो अमाउंट पे कर दी है, बेनिफिट ले लिया है और पैसे दे दिए हैं, तो देन लायबिलिटी अराइज नहीं हुई। लेकिन लायबिलिटी अराइज हो जानी थी अगर आप एक्सपेंस इंकर होने के बाद उसको पे ना करें। तो एक्सपेंस किसका नाम है? जिन अमाउंट का बेनिफिट ले लिया। लायबिलिटी किस चीज का नाम है? जिन पैसों को हमने फ्यूचर में देना है। तो अगर हमने खर्चों को पे नहीं किया तो ये खर्चे भी हमारे लायबिलिटी बन सकते हैं। लेकिन हर वो चीज जिसके पैसे फ्यूचर में हमने देने हैं, वो पैसे देने भी हमारी लायबिलिटी है। मसलन एक सेकंड के लिए पॉइंट नंबर 3 में आया जरा। पॉइंट नंबर 3 में क्या था, क्या खरीदा था? फर्स्ट के लिए सेंटेंस इस तरह लिखा होता है, परचेज ऑफ शॉप, बट इस तरह नहीं काइंडली करेंगे।
परचेज ऑफ शॉप बट द अमाउंट इज येट टू बी पेड, लिखे ना, लेकिन वैसे जरा वर्ड चेंज करें। सपोज शॉप इज परचेज बट अमाउंट इज टू बी पेड। समटाइम्स उधार पे भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, वो फिर मैं आज अभी थोड़ी देर बाद दोबारा शुरू करता हूँ। इसका मीनिंग क्या होगा कि शॉप खरीद ली है लेकिन जिससे खरीदी है उसको भी पैसे देने हैं। तो अब इस केस में क्या होगा, जो शॉप है वो क्या है, वो एसेट है, वो खरीद लिया हमने, कैपिटल है। कैपिटल किसके पैसे हैं, तो शॉप बिजनेस ने खरीदी, उसने मुझसे पूछा था, थोड़ा सा डिफरेंस क्लियर हो गया। आप लोग का इंडिविजुअली पढ़ना, मैं कोशिश करता हूँ 1-2 मिनट आपको पढ़ना करूँ। जस्ट 1 मिनट जरा, 1 मिनट मैं जरा इधर से भी क्वेश्चंस देखो, आप लोग एक नजर रिवाइज करें, फिर मैं आता हूँ दोबारा। सर जी अगर इसी चीज का नाम रिवाइज है तो रहने ही दें सर। अच्छा मोबाइल ऑफ करना चाह रहे हैं मुझे, अच्छा एसी ऑफ करना है, चलाना चलते रहने यार, क्या होगा किसको नहीं, आगे आ जाएगा, थोड़े से चेयर आगे करें, अब रहने दें, नहीं चला नजर आ जाएगा। नहीं मैं बंद करूंगा, कुछ बच्चे उधर फिर कहीं गर्मी लग रही है, थोड़ी देर करते हैं हुई, थोड़ी देर के लिए ये वाला कर, वैसे 26 पे है, नौजवान लोग हैं, क्या हो गया, अच्छा अभी की है, बस कर दिए, ठीक मोबाइल से ही हो गया, बच्चे बड़े तेज है, क्या हो गया सर इतनी बदहजमी सर। ये एक बच्चे ने सवाल पूछा मेरे से, आपको भी जरा उसमें शामिल करना जरूरी मुझे महसूस हुआ। इंट्रो रेफर 1 4 महीने में कैसे करेंगे, ये बात वैसे है संजीदा, तो वैसे आपका क्या ख्याल है कैसे करेंगे? नहीं ऐसे ऐसे नहीं हो रहा जिस तरह हो रहा है, ऐसे नहीं होना, तो मैं तो जो जो चाहता हूँ थोड़ा सा कल आइडिया हो गया था आप लोगों को, तो कम से कम 3 ये अभी सब इस चक्कर में ना पड़ेगा सर, जादू इज नॉट एन ऑप्शन सर, अगर आपके ख्याल में ये कुछ जादू हो जाएगा तो मेरा ख्याल हम गलत जगह इकट्ठे हुए हैं, आपको मेरे बारे में किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी, इंसान बने करी, जादू नहीं, वही होगा जो मोबाइल पे होता है। कितना स्क्रीन टाइम कल मैंने बताया था, अगर उससे आधा का काउंटिंग के लिए टाइम हो जाए ना डेली, तो इस बेचारी ने खुद ही कहना है प्लीज मैं होगी मैं छोड़ दूँ, एक करके देख लेते हैं क्या ख्याल है, 8 घंटे निकाल सकते हैं काउंटिंग के लिए, एक आध दिन जरा आगे चले सर, आगे चलते हैं, चले जी आगे, सॉरी आपको क्वेश्चन, एक सेकंड सर क्वेश्चन सुना, नहीं वो स्पेंड क्या, जहां वो स्पेंड हुआ फायदा मिल गया, या वो एक ऐसी जगह स्पेंड हुआ जहां का फायदा अब आगे मिलना, पहले कैश ने फायदा देना था, क्या अब उसी कैश की बजाय उस शॉप ने फायदा देना, क्या वो कैश किसी एक्सपेंस में कन्वर्ट हुआ या वो कैश किसी और एसेट में कन्वर्ट हो गया, क्या 80 लाख का फायदा हो गया, कैश की एंगल से अगर आप देखेंगे तो ठीक है वक्ती तौर पे लग रहा है, लेकिन दोनों इकट्ठा सोचा, कैश इस्तेमाल तो हो गया लेकिन किस चीज में इस्तेमाल हुआ, अब कैश की बजाय शॉप से आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। जो पॉइंट 7 है उसमें जो 26 लाख आ गया वो हमारा एसेट ही नहीं, तो मैंने भी यही कहा, यकीन माना, फिर उसमें 22 लाख नहीं, 22 लाख आ रहा है, 26 आ रहा है, पहले 26 क्लियर है, 26 लाख कैश हमारा एसेट है और कमाने की वजह से इनकम भी है, तो एक सेकंड आप 26 लाख लगा होंगे, अब आ जाए 22 लाख, 22 लाख है क्या, नहीं क्या है क्या, वैसे मोबाइल्स है ना, ये उन मोबाइल्स की कॉस्ट है जो हमने बेची है, तो क्या इन मोबाइल्स का अब हमें फ्यूचर में कोई फायदा होना, ये बेचने के बाद अब हमारा एसेट नहीं रहेगा, ये किसके पास चले गए, जिसको बेचे हमने कस्टमर के पास, तो अब ये 22 लाख हमें कोई फ्यूचर में फायदा नहीं देगा, इन्होंने जो फायदा देना था वो हमें दे दिया, मीन्स 26 लाख इनके केस में, ये आप कुछ करें नहीं सर जी, हम रिलैक्स होकर सोचते हैं ना, इसमें इतनी जल्दी क्या, पहले ये क्लियर है, पॉइंट नंबर 2 रखें सामने, पहले यहाँ तक ये क्लियर है कि पॉइंट नंबर 2 में कैश बढ़ने के साथ साथ लाइबिलिटी बढ़ी है, इस तरह की जब बातें हो तो सब देखा, सब सोचा करें कर ली दोबारा, ये मैं जब बार बार रिपीट करने की कोशिश करता हूँ उसका मकसद ये है कि हम सब इन्वॉल्व हैं, और ये चीजें इतनी सिंपल नहीं है, लेकिन इसको हमें सिंपल करना है बार बार सोच 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 के, तो प्लीज कंसंट्रेट ऑन द डिस्कशन जो हो रही है,
जब हमने बेटा लोन लिया तो कैश बढ़ गया, लेकिन क्योंकि ये कैश वापस करना है तो कैश पकड़ने से लाइबिलिटी भी बढ़ गई। पहले तो यहाँ तक क्लियर है। अब आप ही से ये सवाल है, फर्ज करें इस 40 लाख को हम वापस कर देते हैं, किसी अगली स्टेज पे जाके हम 40 लाख रुपीस का कैश रिटर्न कर देते हैं बैंक को, तो आप बताएं कैश बढ़ेगा या कम होगा? लेकिन क्या इस कैश के कम होने से हमारी लाइबिलिटी कम होगी या कोई एक्सपेंस बढ़ जाएगा? लाइबिलिटी कम होगी, तो इससे कोई एक्सपेंस तो इन्वॉल्व नहीं। तो जब हम लोन लेते हैं तो कैश बढ़ जाएगा और लोन की लाइबिलिटी भी बढ़ जाएगी, और जब हम इसे रीपे करेंगे तो जो हेड्स बढ़ेंगे वो ऑटोमेटिक वो उलट हो जाएंगे, कैश कम हो जाएगा और कैश वापस करने से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी और देयरफॉर लाइबिलिटी टू पे द लोन भी खत्म हो जाएगी। वो जो इंटरेस्ट है नीचे पॉइंट नंबर 8 में इस लोन का, वो हमारा शायद एक्स्ट्रा खर्चा है जो एक्सपेंस में आना है। ठीक है, ये और एक इधर से सवाल नंबर 5 जी, नंबर 5 लायबिलिटी है फिलहाल सर जी, नंबर 5 करनी पड़े सारे। ये बेटा हमने बंदे रखे हैं, यस आप बताएं क्या है? अभी ये लायबिलिटी है सर जी अभी छोड़, ये पर्सन रखने से लाइबिलिटी कैसे बने? जब जब वो काम करेंगे तो सैलरी देनी है, बंदे रखने से तो लाइबिलिटी नहीं है। महीना गुजरेगा पैसे नहीं दिए होंगे तो उनकी सैलरी लाइबिलिटी बन जाएगी, लेकिन पर्सन हायर करने से तो हमारी इस वक्त कोई लाइबिलिटी नहीं बनेगी। वो काम करेंगे तो पैसे देना रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, बंदे रखने से तो लाइबिलिटी नहीं। क्या है? इलेक्ट्रिसिटी बिल लाइबिलिटी कब बनेगा? इलेक्ट्रिसिटी बिल कब आता है? इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करने के बाद। फॉर एग्जाम्पल 10,000 का बिल आया और आपने वो पे नहीं किया, एक मिनट सर, बिल आया है 10,000 रुपीज का, पे नहीं हुआ, क्या ये 10,000 रुपीज एक्सपेंस है? क्या ये 10,000 रुपीज एक्सपेंस है? एक्सपेंस क्या होता है? पे नहीं होता, वो जरूरी नहीं है पे हो। एक्सपेंस क्या होता है? वो अमाउंट जिसका बेनिफिट ले लिया होता है। अगर 10,000 रुपए का बिजली का बिल आया है तो क्या इलेक्ट्रिसिटी आप कंज्यूम कर चुके होंगे? तो 10,000 का फायदा मिल गया। पैसे ना देने से एक्सपेंस के साथ साथ लाइबिलिटी भी बढ़ती है। अब महीना आपने पैसे ये दिए हैं, अब क्या अगले महीने का रेंट भी आपका एक्सपेंस होगा? वो कब होगा? तो आपका सैलरी का एक्सपेंस कब होगा? जब वो काम करेगा। रखने से तो एक्सपेंस नहीं होगा, ये एसेट होगा। और सर जी पहले एक बात तो फाइनल कर लें, क्या ये लाइबिलिटी तो नहीं होगी? अब आ जाए एसेट की डेफिनेशन देख लेते हैं। एसेट की डेफिनेशन होगी फ्यूचर में बेनिफिट से पहले भी बड़ा कुछ लिखा। क्या ये बिजनेस के रिसोर्सेज कंट्रोल में है? और बंदे सर जी खुद आ गए हमने, तो क्योंकि ये पर्सन हमारे कंट्रोल में नहीं है इसलिए फिर इनको बिजनेस का एसेट कंसिडर नहीं किया जाता। शॉप में और बंदों में कोई फर्क है? बड़ा फर्क है सर। शॉप खरीद ली तो हमारी होगी, बंदे रख लिए तो हमारे होंगे। ऐसे ना करें, हमें भी कोई रख सकता है, और अगर हमें रखने के बाद वो कहे कि हम उसके हो गए तो कैसा लगेगा? हम उसके नहीं हुए, हमारी सर्विसेज उसकी हो गई, और जब हम सर्विसेज देंगे और वो पैसे नहीं देगा तो डेफिनेटली फिर उसकी लायबिलिटी होगी, और अगर उसकी लायबिलिटी होगी हमारा एसेट भी होगा, रिसीवेबल भी होगा। लेकिन कब ये हमारा एसेट या रिसीवेबल या पेएबल बनेगा? जब काम करने के बाद पे नहीं करते। बंदे रखे वो अगले दिन आए नहीं और फोन कर दिया मेरी सैलरी दे दो, तो ना आप इतने मासूम है ना ही वो इतना इस तरह का है। हाँ, महीना गुजर गया और नहीं आ रहा काम से, अब उसका राइट बनता है तो उसे उस महीने की सैलरी जरूर मिले, और अगर आपने नहीं दी तो उस महीने की सैलरी अब आपका एक्सपेंस भी है क्या? नहीं, पहले एक्सपेंस फाइनल करें। महीना उसने काम किया है, 20,000 रुपया उसकी सैलरी थी सपोज, तो 20,000 का आपने उसकी सर्विसेज की वजह से फायदा ले लिया है। पैसे ना देने से लाइबिलिटी भी, ये जो भी है ना, ये चीज इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एक चीज लाइबिलिटी नहीं है। पहले हर एस्पेक्ट से देख लें, क्या वो एक्सपेंस भी है? कब है वो एक्सपेंस? जब उसने काम कर लिया। पैसे नहीं दिए तो फिर लाइबिलिटी भी बन जाएगी, और अगर पैसे दे दिए तो फिर लाइबिलिटी नहीं बनेगी, आपका कैश कम हो जाएगा। जी, और कोई कहते हैं? बस एक सॉरी, जरा पीछे से एक और है, थोड़ा सा ऊंचा करो सर जी, मिलने में सर।
बिजनेस हो रहा है, गिफ्ट का बुलाना रहने में क्या हो, आप मेरे से मासूम आदमी लग रहे हैं। सर है, लेकिन आज नहीं है, अभी दूसरा दिन है, आप हुक्म कीजिएगा जो कहना है आपने। ये सवाल नोट कर लेता है, मैं लिख लेता हूँ। इधर पेन लेंगे। मैं आपको क्वेश्चन ये समझाऊं कि अगर ओनर को गिफ्ट मिल जाए, ठीक यार, आपने ये क्वेश्चन अब किया, ये जवाब शायद इसी को लम्हे देना बनता है। अगर फर्ज करें बेटा ओनर को गिफ्ट मिल जाए, अब आप आगे ना भी जाइएगा, पहले यहाँ तक एक मिनट रुकिए, तो इसका तो ताल्लुक हमारे बिजनेस से है, ये उसका पर्सनल गिफ्ट नहीं। अगर उसे कहीं से गिफ्ट मिल जाए तो यहाँ नहीं, अगर अब एक मिनट, यहाँ तक तो ये बिजनेस से रिलेटेड ही नहीं है। कल वाली वो पॉइंट्स नीचे ध्यान में लाएंगे, मतलब प्रॉफिट के नीचे लिखे पर्सनल इनकम्स एक्सपेंसेस आर नॉट कंसिडर्ड, तो यहाँ तक तो कोई नहीं। अब अगली बात पर रहते हैं, अब अगर वो ये गिफ्ट जो है बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या ये कैपिटल बन जाएगा? बिल्कुल मुझे बनाना पड़ेगा, आपने बनाए बगैर छोड़ नहीं, और मैंने भी बना लेना। लेकिन एक सवाल मेरी तरफ से है आपसे, ये गिफ्ट मिला वैसे कहाँ से? ये गिफ्ट के जमाने खत्म हो गए सर, कमाए सर, गिफ्ट रहने दें। ये नहीं हो सकता हम किसी गिफ्ट दे दें, सोचा ही नहीं जा रहा, बात बन ही नहीं। क्या तोहफे तो हाइक देने चाहिए या कभी लेने ही चाहिए? बात बन नहीं रही, कुछ वापिस इधर ही आने वाला। जी सर, कोई और क्वेश्चन आपको सर? पॉइंट नंबर 3 था, इसके अंदर 8 मिलियन है, तो इसमें जो आप लायबिलिटी कह रहे हैं, नहीं मैं नहीं कह रहा, पहली बात मैं अकॉर्डिंग टू पॉइंट नहीं कह रहा, अगर नहीं दिया तो फिर मैं, वो अगर हमने नहीं दिया यानी कि अभी हमने पे करना है, तो लायबिलिटी हम इस शॉप को कहेंगे लायबिलिटी, और सर जी स्टॉक को नहीं कहेंगे सर, जाने दें गुस्सा सर जी, ना ना ना, पॉइंट नंबर 3 पे एक मिनट, सर जी इस तरह नहीं करें बेटा आप लोग। हो सकता है किसी का ख्याल हो कि उसे समझ आ गई, और हो सकता है वो कोई एक दो तो होंगे ऐसे, लेकिन इट डजंट इट मीन्स कि आप कंसंट्रेट ना करें। ये जिस लेवल का हमें समझ आना चाहिए वहां तक नहीं पहुंचा, बार बार एक ही बात हो रही है, वो 8 पॉइंट्स में ही फंसे हुए हैं, लेकिन शायद वो 8 पॉइंट्स में बहुत कुछ ऐसा आ गया जो हमें बार बार सोच के क्लियर करना है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, इस तरह अगर आपसे रेलिवेंट नहीं भी क्वेश्चन लग रहा तो प्लीज जरूर सुनो। हंसते हुए अच्छे लग रहे हैं आप, लेकिन क्लास के बाद पॉइंट नंबर 3 की बात हो रही है। तो भाई ने सवाल ये पूछा है कि शॉप, अगर हमने शॉप खरीद ली है लेकिन पैसे नहीं दिए तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा? दो चीजें अलग अलग सुनिएगा। शॉप एसेट है, चाहे पैसे दिए हैं या नहीं, एक मिनट ये सोचना था, ये ठीक है मेरी बात? शॉप एसेट है, हाँ जो एसेट ले लिया है आपने, लेकिन पैसे ना नहीं दे रहे आप, पैसे ना देने की वजह से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लायबिलिटी, टॉप लायबिलिटी नहीं हो सकती। मैं चाहे यहाँ खड़ा होकर 50 दफा बोलूं, आप नहीं कह सकते, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी नहीं बोलूंगा। शॉप एक एसेट है, लेकिन पैसे ना देने से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बन गई है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम अकाउंटिंग में लायबिलिटी, ठीक है? और अगर पैसे दे दिए हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने बनने नहीं दी, क्योंकि हमने कैश वाला एसेट अपना कम कर दिया, दे के कैश वाला एसेट ही कम कर दिया। मतलब वो पैसे जो हमने पकड़ाने थे वो पैसे हमने पकड़ा दिए, देयरफॉर लायबिलिटी बनने की बजाय हमारा एसेट रिड्यूस हो, लायबिलिटी बढ़ने की बजाय हमारा कैश वाला एसेट कम। अगर ये कैश वाला एसेट हम ना देते तो फिर क्या होना था? कैश देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जानी थी, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम लायबिलिटी हो जाना था, ठीक है? पॉइंट नंबर 2 में जाए जरा। पॉइंट नंबर 2 में जब पैसे आए हैं वो एसेट ही है, पॉइंट नंबर 2 लोन वाला, लेकिन पैसे लेने से हमारे पे एक जिम्मेदारी बन गई, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पैसे लेने से हो गई है। अगर हम ये लोन ना देते तो अगर आप विजुलाइज करें, हम रिलैक्स नहीं, हमने लोन नहीं लिया, हम रिलैक्स, लेकिन लोन के पैसे पकड़ने से अचानक क्या महसूस हो रहा है? क्या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अब कब तक महसूस होती रहेगी? जब तक पे नहीं करेंगे। तो जब तक पे नहीं करेंगे तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम लायबिलिटी, कैश का नाम लायबिलिटी नहीं है, कैश तो एसेट है। पॉइंट नंबर 1 में जाए, पॉइंट नंबर 1 में भी कैश आया तो ये कैश एसेट है, लेकिन ये कैश क्योंकि ओनर से आया
तो ओनर से आने की वजह से ये कैपिटल भी कहलाएगा। तो ये कैश ओनर से आने की वजह से कैपिटल बना। आई होप कि कुछ क्लियर है या कुछ कर जो पॉइंट हो में हमने लोन लिया बेनिफिट लेते तो हम बेनिफिट ले कैश का बेनिफिट लेने के हाँ जी बेनिफिट लेके वापस करेंगे तो फिर बचता है नहीं बेटा इस तरह नहीं है। पॉइंट नंबर 2 में है जी सारे पॉइंट नंबर 2 में फिर जरा भाई एक सवाल है, जरा आप लोग भी बीच में जरा इन्वॉल्व हो। पॉइंट नंबर 2, 3, 4 की मैंने बात करनी है। देखिए आपने कैश ले लिया था एज अ लोन, और नंबर 1 भी एक जरा साथ मिला लें। आपने 10 मिलियन ओनर से भी पैसे ले लिए एज अ कैपिटल, तो आपके पास टोटल कैश अवेलेबल हो गया 14 मिलियन। ठीक है, अब इस 14 मिलियन को जरा ज़हन में रख के पॉइंट नंबर 3 पे है, इस 14 मिलियन में से कितना इस्तेमाल हो गया। लेकिन यहां रुक के जरा सोचें, क्या इस 88 मिलियन को इस्तेमाल करके हमने जो चीज खरीदी है उस चीज से अब फ्यूचर बेनिफिट मिलना, क्या ये 8 मिलियन खत्म जाया। अब कंसिडरेशन सुननी प्लीज मेरे पास, ये 8 मिलियन कहीं जाया नहीं हुआ, ये एक और एसेट में कन्वर्ट हो गया। लेकिन इसको जरा इमीडिएटली ज़हन में रखते पॉइंट नंबर 7 पे है, क्या 22 लाख गया। 22 लाख अपने पास ही है, अब नहीं 22 लाख, क्या 22 लाख गया बस। तो क्या ये 22 लाख अब गया तो एक्सपेंस हो गया, अब ये एक्सपेंस हुआ। ये एक्सपेंस क्यों है और वो ऊपर मैं क्यों कह रहा हूँ कि एक्सपेंस नहीं है। वहां गया तो नंबर 8 वाली चीजें क्यों एक्सपेंस बन गई, उसका फायदा ले लिया है। पॉइंट नंबर 7 वाले मोबाइल्स भी, 22 लाख वाले मोबाइल्स भी क्यों एक्सपेंस बन गए। लेकिन पॉइंट नंबर 6 वाले जो बाकी और 7 वाले जो बाकी 8 लाख बनते हैं वो अभी भी एसेट क्यों है, क्योंकि उनका फायदा लेना है। वो 8 लाख के मोबाइल्स कब तक हमारा एसेट रहेंगे। तो पॉइंट नंबर 3 और 4 में हमारे कैश वाले एसेट ने फॉर्म चेंज कर दी है और वो दूसरे एसेट में कन्वर्ट हो गए, और फिर अब ये पैसे कब एक्सपेंस बनेंगे, जब हम उससे फायदा लेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये इस तरह की बातें आगे होंगी। अगर हम फुल लोन पे करते हैं कर देंगे यार, अभी मतलब यहाँ तक लेते हैं, फिर अब कर लेते हैं। 8 पॉइंट से फंस गए, कुछ आगे करते हैं इंशाल्लाह। ये कोई यहाँ तक पॉइंट नहीं किसी और का, चले आगे चलो करते हैं। जी अब्दुल साहब, आपने जो सवाल किया कि बिजनेस को डोनेशन मिल जाए, तो इंशाल्लाह मैं इसका जवाब कल सोच के आऊंगा, तो इंशाल्लाह फिर डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के ऐसे ट्रिकी हैं कि मैं इस वक्त शर्मिंदा खड़ा हो गया आपके सामने। ऐसे जो आप कर रहे हैं बड़ी ज्यादती कर रहे हैं, इस तरह की बातें मेरे साथ मुझे इंसल्ट करने वाली बात है। कहाँ मैं और कहाँ डोनेशन, तो इंशाल्लाह कल मैं याद से पढ़ जाऊंगा। नेक्स्ट हेडिंग सही जाने दें, ये तो इस अगर वाले क्वेश्चन से बड़ा ये है तो ठीक है, नहीं समझ आया कहानी खत्म है, वो बता दें, अगर वो हो जाए तो बता दें, इसकी खैर। जो आपके ख्याल में चीजें इंपॉर्टेंट है वो भी यकीनन इंपॉर्टेंट होंगी, लेकिन कुछ दिन जरा ठहर। जी डियर, नेक्स्ट एक हेडिंग लिखी है आपने जहां भी आप हैं, बल्कि सॉरी नेक्स्ट हेडिंग से पहले शुक्र है, ये पिछला पेज पे हमने जरा स्पेस रखी थी कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। जी सर जी, अब ये जो डाटा हमने फाइनल किया है काइंडली, इसकी बेस पे मुझे आपने दो चीजें सॉल्व करवानी है। बिजनेस इनकम ढूंढ दे, फाइनली स्पीड अप हो जाए, काफी टाइम लग गया। बिजनेस इनकम्स और बिजनेस एक्सपेंसेस ढूंढे, तो बिजनेस इनकम की लाइन लिखें फर्स्ट लाइन यूज करें, और उसके सामने बताएं अमाउंट कितनी लिखें। 26 फाइनल है सब लिखे। चलिए अभी आवाज का काइंडली मसला हल करें, वरना फिर बुरा ना मनाइएगा, इस साइड से बच्चे डिस्टर्ब करते हैं। बिजनेस इनकम से क्या सब्ट्रैक्ट होना, बिजनेस एक्सपेंसेस। आफ्टर ऑल दिस डिस्कशन नाउ फाइंड नंबर्स ढूंढें, बताएं कहां कहां एक्सपेंसेस मौजूद हैं। पॉइंट नंबर 7 में तो एक्सपेंस है सर, इसको फिलहाल ऐसे लिखना है, बाकी प्रेजेंटेशन फॉर्मेट से इंशाल्लाह जब जरूरत पड़ेगी मैं डिस्कस करूंगा। बोर्ड पे देखिएगा, इसमें एक ब्रैकेट सी बना रहा हूँ ताकि
उस ब्रैकेट में दोनों रेलिवेंट फिगर्स प्लस हो रहे हैं। 22 लाख से एग्रीड है सारे, और नीचे पॉइंट नंबर 8 में है, उसका जरा सम बताइएगा कितना हुआ। 1,35,300, और इनको जरा इकट्ठा कर लें ब्रैकेट में। मैं सब बेटा आपने देखो 333 से इसका टोटल हो जाएगा दोनों का 23,35,333। तो इनकम्स में से क्योंकि एक्सपेंसेस माइनस करने हैं, तो इसलिए फिर मैं एक्सपेंसेस को ब्रैकेट लगा रहा हूँ। ये मैंने जो पहली ब्रैकेट लगाई है ये सिर्फ प्लस करने के लिए लगाई है, ठीक है। ये इस ब्रैकेट की समझ आ रही है जो मैंने किया। एनी कंफ्यूजन बारह? तो कैलकुलेटर उठाएं, कैलकुलेटर होगा आपके पास, मैंने कल भी आपसे रिक्वेस्ट की। डिफरेंस बताएं। $2,64,666 बिजनेस प्रॉफिट है लॉस? ये ऐसे पता चला नहीं, वो ठीक है बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव सीधी सी बात है, इनकम ज्यादा ही है, क्यों इस तरह के साइंटिस्ट बन रहे हैं। ठीक है, इनकम ज्यादा, एक्सपेंसेस कम, प्रॉफिट अपना समझे सर। एनी कंफ्यूजन? देन सर एक वर्किंग और करवानी है, लेकिन यहाँ स्पेस नहीं है। अगर तो है 6-7 लाइनें इसके नीचे फिर तो ठीक है, लेकिन अगर स्पेस नहीं है तो वहीं आ जाए जहाँ स्पेस है। मीसो से मेरा ख्याल है जहाँ पे ये डेफिनेशंस लिख रहे थे, तो खुला खुला जरा चाहिए, 5-6 लाइनें और। जगह है तो ठीक है, वरना वहां आ जाए जहाँ जगह है। नेक्स्ट एक और कैलकुलेशन करने, बात तो हो गई है। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एट द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ। ये बेच मोहम्मद उस्मान जावेद साहब 22 लाख के मोबाइल्स बेच के फायदा उठाया। 22 लाख के मोबाइल्स 26 लाख रुपीस पे बेच के फायदा उठाया है। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एट द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ। इनकम उस अमाउंट को बेटा कहते हैं जो टोटल अर्न हुई है, और प्रॉफिट उस अमाउंट को कहते हैं जो उस टोटल अर्निंग में से एक्सपेंस लेस करके आई। ये कल बातें आपने लिखी थी। इनकम मीन्स वो टोटल अमाउंट जो अर्न किया आपने, और बिजनेस में फिर उस इनकम को कमाने के लिए जो खर्चे हुए हैं उनको माइनस करके प्रॉफिट, अगर इनकम ज्यादा है, और अगर इनकम कम है तो फिर लॉस आता है। ठीक है, क्लियर हो गया इनकम और प्रॉफिट का डिफरेंस? जिन लोगों के जरा क्वेश्चन एड्रेस हो जाए करें वो कैंडी जरा मुझे फिर यस नो में कम से कम बता दीजिए। ये सर जी कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एट द एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ को भी गौर से सुन के समझना है अपने कैंडी। पॉइंट नंबर 1 से शुरू करके अब आपने मेरे कैपिटल जरा इकट्ठा करवाना। तो ये बातें प्लीज सीरियस हैं, बार 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 इनका करने का मकसद, ये नई चीजें हैं, इन्हें बहुत ज्यादा क्लियर करने की भी जरूरत है। पॉइंट नंबर 1 में कोई कैपिटल 10 मिलियन। पॉइंट नंबर 2 में कोई कैपिटल, और सर 40 लाख कैपिटल है तो सही। सर कैश को कैपिटल कहते हैं, कैश को कैपिटल नहीं कहते, उस कैश को कैपिटल कहते हैं जो ओनर से, हर कैश को कैपिटल नहीं कहते, सॉरी। पॉइंट नंबर 3 में कोई कैपिटल, और सर कैपिटल कम हो गया है पॉइंट नंबर 3 में, कैपिटल नहीं कम हुआ, एसेट कम हुआ। तो एक ही बात है, ये को डॉक्टर भी कह सकता है, लेकिन हम अकाउंटेंट्स हम नहीं कह सकते। वो एसेट है, वो कैपिटल। कहाँ एसेट वो ए से है, कहाँ कैपिटल, कम से कम ये तो ठीक है। तो सी में कोई कैपिटल में चेंज नहीं है, 3 में सॉरी, सिर्फ पॉइंट नंबर 1 में अभी तक कैपिटल आया 10 मिलियन, पॉइंट नंबर 2 में और 3 में कोई कैपिटल इन्वॉल्व नहीं है, 4 में, 5 में, 6 में, 7 में, 8 में। अब 7 और 8 में शायद हमें कंफ्यूजन इसलिए हुई है कि बात ठीक है जो लोग कर रहे हैं,
मैंने क्या कैपिटल की डेफिनेशन लिखवाई कहीं ढूंढा? नहीं, सिर्फ ओनर दो बेटा, अमाउंट ऑफ ओनर इन द बिजनेस। यकीनन ओनर ने पैसे लगाए कितने थे? 10 मिलियन, पॉइंट नंबर 1 में। लेकिन पॉइंट नंबर 8, 7 और 8 की बेस पे भी हमने छोटी सी एक वर्किंग की, हमने एक प्रॉफिट निकाला, इनकम्स भी वहीं से ढूंढनी है, एक्सपेंसेस भी 7 और 8 से मिले हमें। ये जब अल्टीमेटली प्रॉफिट हो गया है, बिजनेस में हुआ है यकीनन, लेकिन ये बिजनेस अपना समझे। 10 मिलियन उसने लगाया था, किसने? ओनर ने। लेकिन क्या ये जो अब बिजनेस में प्रॉफिट कमा लिया गया है, ये भी अब ओनर ही का है? बिजनेस का है, सब बहुत आपका बिजनेस है, ये बिजनेस का प्रॉफिट है, और देर पर ये आपका नहीं है, ये मेरा है। कैसा लगा? ये आप ही का है, मेरा हरगिज नहीं। आपका पहले कितना लगा हुआ था? 10 मिलियन। अब आपने ये फर्दर लगाया नहीं, ये पैसे आपने लगाए लेकिन कमाए हैं, आपके बिजनेस ने कमाए हैं, यकीनन बिजनेस ने कमाए, लेकिन बिजनेस किसका? नहीं, आपका नहीं, हमारा कह के बोल रहे हैं आप। आपका कितना लगा हुआ? 10 मिलियन लगा हुआ है, लेकिन जब महीना एंड हो गया तो आपके बिजनेस ने कितना कमा लिया है? ये ठीक है मेरा सेंटेंस, आपके बिजनेस ने। तो ये जो बिजनेस से बड़ा कमाया ये भी आप ही का है, लेकिन ये कमाने से अर्न हुआ है, ये कमाने से आपका हुआ है, वो लगाने से आपका था। तो क्या प्रॉफिट को कैपिटल की उस अमाउंट में फिर ऐड होना चाहिए? और अगर लॉस हो जाता तो वो भी आपका है, और वो मल्टीप्लाई कर देते। प्रॉफिट का क्या करेंगे? प्रॉफिट आपके 10 मिलियन में ऐड होना चाहिए लेस, और अगर लॉस हो जाए तो यकीनन माइनस होना चाहिए, मल्टीप्लाई वाली कोई बात नहीं। ठीक है सर, प्रॉफिट या लॉस अल्टीमेटली बिलोंग्स टू ओनर ऑफ द बिजनेस। The amount of owner in the business definitely at the start of the period was 10 million, लेकिन हम जो मंथ एंड में बहस कर रहे हैं, तो क्या इस 10 मिलियन में फिर हम इस प्रॉफिट को फाइनली ऐड कर दें अकॉर्डिंग टू एग्जांपल? आए वापस आप आए, कैलकुलेशन करें। तो कैपिटल इन अमाउंट इन्वेस्टेड, इस तरह से कैलकुलेशन बनाना है। अमाउंट इन्वेस्टेड इज 10 मिलियन। तो अगर आपने कैपिटल कैलकुलेट करना है तो आप क्या करेंगे? पहले ये ढूंढ लें कि अमाउंट इन्वेस्ट कितनी हुई है। अच्छा, अगर फर्स्ट टाइम वो कुछ और इन्वेस्ट कर देता, महसूस होता जरूरत में और सॉरी बिजनेस में और जरूरत है और वो कुछ और पैसे इन्वेस्ट कर दे तो वो भी ऐड हो जाएगा, और अगर नहीं किया तो बस यही होगा। लेकिन इसमें फाइनली फिर एट द एंड ऑफ द मंथ प्लस, ठीक है, लॉजिकली क्लियर, प्लस प्रॉफिट एंड फिगर इज 264, बताइए क्या है? 264,667। एनी कंफ्यूजन इन दिस प्लस? यहां तक एक टोटल करना है। 1,02,64,667। इतनी काफी उर्दू में मेरे ख्याल 10264। अभी मैं नीचे था तो मेरी एक आवाज आई स्टूडेंट की, 84 को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो मैं थोड़ा काफी कॉन्शियस हो गया, इसलिए मैं उर्दू इंग्लिश मिक्स ही बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए काफी सरप्राइजिंग सा सवाल है। 84, मेरा ख्याल था उर्दू शायद ना आती हो, लेकिन ये सवाल 84 को इंग्लिश, मेरा ख्याल था कि 84 का सबको पता होता है। गेम ऑन है। जी बेटा अमीर हमजा साहब बताइएगा, प्रॉफिट किसको होता है? आपने कहा प्रॉफिट तो सबको होता है, सिर्फ ओनर को क्यों? आप बताएं, कभी आपको प्रॉफिट हुआ? बढ़िया, भाई ने कहा प्रॉफिट तो सबको होता है, तो सिर्फ ओनर को क्यों? आपको बताएं कितना प्रॉफिट हुआ आज? ये अमीर हमजा, कितना कैलकुलेट कर रहे हैं? ये अगर ओनर बेटा कुछ और इन्वेस्ट करते तो डेफिनेटली इसमें ऐड हो गए। अब यहाँ पे हम जब इकट्ठे हैं तो क्लियर है कि सारे, लेकिन एक चीज बेटा, एक चीज और, बल्कि सर पहले टोटल लिख रहे हैं, टोटल कर दिया यहाँ तक, जस्ट अ मिनट। अब वंस अगेन हमेशा मेरा ख्याल ये आसानी रहेगी आपको समझने के लिए, बिजनेस अपना ही समझ। अब आपने बेटा पूरे मंथ में बिजनेस किया, उसमें से प्रॉफिट हो गया, आपने कैलकुलेट कर लिया कि मेरे इस बिजनेस में टोटल इतने पैसे हैं,
अब आपके पर्सनल एक्सपेंसेस भी होंगे, डेफिनेटली वो पर्सनल एक्सपेंसेस बिजनेस के प्रॉफिट को डिटरमिन करते हुए कंसिडर नहीं होंगे। लेकिन क्या अगर आपने पूरा महीना इस बिजनेस को टाइम दिया है तो अब आप अपने इस प्रॉफिट में से कुछ पैसे इसलिए भी घर लेकर जाएंगे ताकि आप अपने घर के एक्सपेंसेस को मीट कर सकें। अपने इन्हीं पैसों में से आप बिजनेस के इन्हीं पैसों में से जो आपने कमाए हैं अपने घर के एक्सपेंसेस भी मीट करने हैं, घर का बिल होगा, घर के खर्चे होंगे, तो क्या फिर इन पैसों में से आपका ये राइट होगा कि आप जितने चाहें अपनी जरूरत के मुताबिक पैसे निकाल सकें, या बस ये प्रॉफिट इधर ही रहेगा और आपका कोई हक नहीं है कि इसमें से 1 रुपया भी नहीं? क्या ये आपका राइट होना चाहिए सर? किसका प्रॉफिट कौन ले सकता है? बिजनेस का प्रॉफिट ओनर ले सकता है। नहीं समझ आती? तो एक लफ्ज इस्तेमाल होता है ड्राइंग्स, पहले पूरा सुन लीजिएगा। एक लफ्ज इस्तेमाल होता है ड्राइंग्स। ठहर ड्राइंग्स का मीनिंग सुन लेना, 1 मिनट बात पूरी मैं करना। ड्राइंग्स मीनिंग होता है अमाउंट टेकन बाय ओनर, amount taken by owner from business is personal use. ड्रॉ से शायद है, ड्रॉज में से ड्राइंग्स, लेकिन है अमाउंट टेकन। ये लफ्ज अकाउंटिंग में किसके एंगल से यूज होता है? ओनर के एंगल से। विड्रॉ, लेकिन ड्राइंग्स जब वर्ड बोलूंगा तो मीन्स से ये वो पैसे हैं जो ओनर ने बिजनेस से लिए हैं ताकि वो अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को मीट कर सके। आप लोग इसका करें जरा, जहां मैंने ड्राइंग्स वर्ड लिखा है उसके नीचे 2 लाइनें रख के ये नीचे इसकी डेफिनेशन सॉर्ट ऑफ लिखिए। एक बार बात पहले सुन लिया करें, आप लोग एकदम जज्बाती हो गए, मैंने मिटा देना। जी टोटल के बाद बेटा मैंने यही बात की है अब्दुल रहमान साहब, जो मैंने अभी डिस्कस की है। जस्ट एक मैंने वर्ड ड्राइंग्स बीच में बोला। ड्राइंग्स उन पैसों को कहते हैं बेटा, सैलरीज को हम ऑलरेडी लेस कर चुके हैं, एक्सपेंसेस में प्लस कर चुके हैं। इस तरह ना काइंडली करें, अपने एक्सपेंसेस की वो डिटेल देखें पॉइंट नंबर 8 में, ऑलरेडी उसमें सैलरीज आ रही हैं, कंसंट्रेट करें। इसमें तो बेटा बात नहीं बननी, ये तो एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है। एक्सपेंसेस ऑलरेडी पॉइंट नंबर 8 में सैलरीज में आ चुकी हैं, तो एक्सपेंसेस में सैलरीज ऐड होके प्रॉफिट में से लेस हो चुकी हैं। ठीक है प्लीज, सैलरीज और पूरे पॉइंट नंबर 5 में बात हुई थी, पॉइंट नंबर 5 वाली सैलरीज पॉइंट नंबर 8 में हमने फाइनली लिख ली है, डबल तो नहीं लिख ली ना। ये सर, ये ड्राइंग्स में कुछ लफ्ज समझ आ गया सर? ड्राइंग्स के वर्ड का मीनिंग क्लियर है? अब फॉर एग्जांपल ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए उसे फिलहाल जरूरत पड़ी है सिर्फ 1,75,000 की। प्रॉफिट उसका ज्यादा था लेकिन उसे सारे पैसों की फिलहाल अपने पर्सनल पर्पजेज के लिए जरूरत नहीं है। आप ये बता दें, एक मिनट बात पूरी करना सर, इसको मैं अब इस कैलकुलेशन में प्लस करूं या माइनस करूं? क्यों माइनस? प्रॉफिट उसने कमाया, अब इस प्रॉफिट का वो शेयर अपने लिए लेके जा रहा है, तो क्या ड्राइंग्स के बढ़ने से कैपिटल कम हो जाता है? क्या ड्राइंग्स के बढ़ने से कैपिटल कम हो जाएगा? अगर ये ड्राइंग्स 2 लाख की होती तो 2 लाख से इसने कम हो जाना था। अगर इसने 2,50,000 की फॉर एग्जाम्पल की होती तो ड्राइंग्स जितनी बढ़ती जाएंगी कैपिटल उतना ही रिड्यूस हो जाएगा। एक इनवर्स सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप बन रहा है, पता है इसका इनवर्स? ड्राइंग्स के बढ़ने से कैपिटल कम होगा, ऐसे ही होता है सर। फाइनल आंसर बताएं, ब्रैकेट लगा रहा, ब्रैकेट क्यों लगा रहा? इससे माइनस होना है, तो फाइनली कैपिटल एट द एंड ऑफ द मंथ इज, एक मिनट बताया सॉरी, आज भी मुझे नहीं लग रहा मेजोरिटी के पास कैलकुलेटर है। ठीक है, जिनके पास है वो तो यूज करें। जी आप लोग बोल रहे थे सॉरी, फिगर मैं सुन नहीं सका। 100 8966। थैंक्स अ लॉट सर। जी ऐसे तब इंशाल्लाह मैं कल घर से पढ़ के आऊंगा फिर बताऊंगा।
सर जिस तरह आपने ये कैपिटल क्रिएट किया है एट द एंड ऑफ द मंथ, तो सर जो आपने शॉप खरीदी है और ये फर्नीचर वगैरह खरीदा है, कैपिटल में से तो वो भी तो पैसे यही तो बेटा यही तो जाती है नहीं सर, पैसे तो सर जी, यही तो प्रॉब्लम है, इसलिए तो मैं उस वक्त इतनी बहस कर रहा था। दोबारा शुरू करते हैं। यही तो मसला रिजॉल्व करना है। पॉइंट नंबर 1 2 3 को दोबारा सामने रखें। ये तो खतरनाक सवाल आ गया, इसी को तो मैंने अभी पूछा था दोबारा एक दफा। उस वक्त मेरी बड़ी वैसे थोड़ी सी हैरत भी हुई थी, आप कह सकते हैं कि आप लोगों ने बात नहीं की, लेकिन इस वक्त आपने बात नहीं की, उस वक्त हालांकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। कोई नहीं, अभी कर। मेरे भाई ने ये कहा पॉइंट नंबर 3 पढ़े, बल्कि पॉइंट नंबर 1 से पढ़े फिर शायद 3 वाली बात समझ सकेंगे। पॉइंट नंबर 3 में, पॉइंट नंबर 1 में ओनर से पैसे आए सर। पॉइंट नंबर 2 में लोन से पैसे आए हैं। अब पॉइंट नंबर 3 में कैश कम हुआ है शॉप खरीदने से या कैपिटल कम हुआ है? और ये एक बात नहीं है, क्या कैपिटल कम हुआ है? क्या ये हो सकता है कि आपने शॉप खरीदी हो और जिससे शॉप खरीदी है उसे शॉप ले ली और उसे कहा ये कैपिटल ले लो, या क्या लफ्ज यूज करेंगे, कैश ले लो? तो कैश कम हुआ या कैपिटल कम हुआ? हाँ, उसका कैश अब शॉप की फॉर्म में आ गया, उसका कैपिटल, ओनर का कैपिटल अब कैश की फॉर्म में बिजनेस में नहीं रहा, उसने शेप चेंज कर ली है और शॉप की फॉर्म में आ गया। इस तरह तो मेरा ख्याल है कि शायद तीसरे चौथे पॉइंट पे भी चौथा पॉइंट पड़ेगा। फर्नीचर कितने का था? अगर हम इस तरह चक्कर में पड़ जाए तो 5वें के पॉइंट में ओनर तो फारा हो गया। ओनर के पैसे कितने? 10 मिलियन। सिर्फ 10 मिलियन को देखें, शॉप कितनी गई? 8 मिलियन, 2 मिलियन रह गए, तो कैपिटल जा रहा। नंबर 4 5 लाख रह गए। नंबर 5 चले, नंबर 6, ये तो कहानी खत्म हो गई। बिजनेस किसका रह गया? क्या खत्म हो रहा है? ओनर के पैसे नहीं खत्म हो रहे, ओनर के पैसे डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। पहले वो कैश की फॉर्म में थे, अब वो बिल्डिंग की फॉर्म में आ गए हैं, कुछ पैसों ने फर्नीचर की फॉर्म में तैयार कर ली, कुछ ने मोबाइल्स एंड सो ऑन। कैपिटल कब कम होगा? जब ओनर अपने पैसे वापस लेगा या प्रॉफिट अगर हो जाए तो उसमें से पैसे लेगा। तो ओनर इन्वेस्ट करता है, फिर उसमें उसका प्रॉफिट प्लस होता है और उसमें से वो जितने पैसे ले ले उसको ड्रॉइंग्स करते हैं, फिर वो माइनस होकर कैपिटल कम होता है। तो कैपिटल की इंशाल्लाह हमेशा कैलकुलेशन कैसे किया करेंगे? अमाउंट इन्वेस्टेड प्लस प्रॉफिट माइनस फाइनली ड्रॉइंग्स, और हमारे पास फिर कैपिटल कैलकुलेशन हो जाए करेगी जिस पीरियड का हम करना चाह रहे हैं। अगर उसकी ड्राइंग टाइम ज्यादा हो, बेटा देखिए यकीनन हो सकता है, लेकिन ये नॉर्मल सिचुएशंस नहीं है। और दूसरे दिन मेरा ख्याल ऐसी बात रहने दे, ये गेम ऑन, तो गेम ऑन। वैसे आप सोचें लॉजिकली हो सकता है कि उसके पैसे कम इन्वेस्ट हैं, ज्यादा ले लें। अल्लाह करे ऐसे ही हो जाए, लेकिन बहुत रेयर है, हो जाएगा लेकिन आज रहने थे। वरना फिर हम बिजनेस शुरू करेंगे 2 लाख से और 50-60 लाख लेके निकल जाएंगे बिजनेस से। अल्लाह करे ऐसे ही होता हो। लेकिन आप खुद सोच लें ठंडे दिल से, टेक लगा लें, रिलैक्स होकर सोच लें। अगर तो एक ऐसी बात बनती है तो मेरा ख्याल क्लास आज यही खत्म करते हैं तो दोनों भाई के चलते हैं, यही शुरू करते हैं और छोड़े। जी भी लास्ट लाइन में कहा उठा था वैसे जी, आगे यहाँ से कोई क्वेश्चन? सर जी कैपिटल कहते किससे? नहीं, इन्वेस्ट मैंने नहीं लिखा, मैंने कहा लिखा? आपने क्या लिखा? डेफिनेशन ऑफ कैपिटल, डेफिनेशन ऑफ कैपिटल अमाउंट ऑफ ओनर इन द बिजनेस। तो वो इन्वेस्टेड भी हो सकती है और अर्नड भी हो सकती है। ओनर के पैसे बिजनेस में कैपिटल कहलाते हैं, तो वो अमाउंट इन्वेस्टेड भी हो सकती है और अमाउंट इन अर्नड भी हो सकती है। तो इन्वेस्टेड की भी है, अर्नड भी है, और अर्नड में से जो उसने ले ली है वो डेफिनेटली फिर आप उसकी बिजनेस में नहीं रही। ठीक है, तो अमाउंट इन्वेस्टेड नहीं मैंने कहीं लिखवाया। डेफिनेशन ऑफ कैपिटल अमाउंट ऑफ ओनर इन द बिजनेस कैलकुलेट कैसे हो? यकीनन स्टार्टिंग पॉइंट अमाउंट इन्वेस्टेड, फिर प्लस अमाउंट अर्नड मींस प्रॉफिट, और अगर उसने कुछ पैसे ले लिए हैं तो लेस ड्राइंग्स टू गेट द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ द कैपिटल। सब क्लियर है जी सर? अच्छा एक चीज, अब जरा मैंने नेक्स्ट मंथ में जाना है, एग्जांपल हमने एक मंथ के एंगल से की है, लेकिन जो मैंने बात करनी वो शायद हम लेट्स सी के विजुलाइज करने की पोजीशन में है या नहीं। लेट्स सी में सेम बिजनेस नेक्स्ट सेकंड मंथ में कंटिन्यू रहा, सेकंड मंथ में भी आपने कुछ चीजें खरीदी,
सपोज कुछ चीजें बेची, लेट्स अज्यूम आपने सेकंड मंथ के एंड में प्रॉफिट कैलकुलेट करने की कोशिश की, कैसे करेंगे? सेकंड मंथ की इनकम, सेकंड मंथ के एक्सपेंसेस, सेकंड मंथ का फॉर एग्जांपल प्रॉफिट, सही है यहाँ तक? थर्ड मंथ में भी एंड सो ऑन, जब भी अभी वर्किंग करने चाहेंगे, हमेशा प्रॉफिट या लॉस की फिगर कैसे डिटरमिन करेंगे आप? इनकम्स ऑफ द रेलिवेंट पीरियड लेस एक्सपेंसेस ऑफ दैट पीरियड टू गेट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ दैट पीरियड। लेकिन अगर सेकंड मंथ की आपको कैपिटल की कैलकुलेशन करनी पड़ जाए, नहीं एक मिनट, सेकंड मंथ में अगर आप ये देखना चाहें कि सेकंड मंथ के एंड पे कैपिटल कितना है, तो सेकंड मंथ की कैपिटल की कैलकुलेशन स्टार्ट कहां से करेंगे? 10 मिलियन से करेंगे। 10 मिलियन तो फर्स्ट मंथ के शुरू में था, तो क्या जो फर्स्ट मंथ के एंड पे कैपिटल है, ये सेकंड मंथ के स्टार्ट पे कैपिटल कंसिडर हो जाएगा? तो ये जो अमाउंट एंड में आई है, कैपिटल एट द एंड ऑफ द मंथ, इसको क्या कहेंगे नेक्स्ट मंथ के एंगल से? कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द सेकंड मंथ। समझ आ जाएगा? प्लस प्रॉफिट ऑफ द सेकंड मंथ, और फाइनली लेस ड्राइंग्स ऑफ द सेकंड मंथ टू गेट द कैपिटल एट द एंड ऑफ द सेकंड मंथ। इट बिकम्स द कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड मंथ, उसका फिर प्रॉफिट एंड ड्राइंग्स एडलेस होती जाएंगे। ठीक है, तो जो कैपिटल हमने फर्स्ट मंथ के एंड पे कैलकुलेट कर लिया है, ये फिर नेक्स्ट मंथ के एंगल से स्टार्टिंग कैपिटल बन जाएगा, और इसमें उसी तरह फिर प्रॉफिट और ड्राइंग्स लेस होके हमारे पास पीरियड एंड्स के कैपिटल की अमाउंट्स कैलकुलेट हो सकती हैं। एनी कंफ्यूजन? लिख दूं या समझ जाएंगे? जान तो नहीं छुड़ा रहे? घड़ियां देखें कितना टाइम हुआ, तो क्या आधा हो गया? टाइम आधा हो गया सर? जी सर। प्रॉफिट सारा कैपिटल से तो नहीं ना आया, जो सारे अमाउंट से आया पूरे बिजनेस से, इसको कैपिटल में क्यों? सर जी कहाँ से आया ये प्रॉफिट, आप बताएं। भाई ने एक सवाल किया यार, अब इसमें बच्चे बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं इस बहस में कि टाइम कितना हो गया कितना रह गया। ये बहस ही मेरा ख्याल मैंने गलत की, सॉरी आप लोग डिस्टर्ब हुए इस बात से। सवाल आ गया जी सर। भाई कह रहे हैं ये प्रॉफिट कैपिटल से तो नहीं कमाया, तो भाई अब ये बताने लगे ये कहाँ से कमाया? जी सर। ठीक है, नहीं अब लोन की बिल्कुल सही है, लोन की अमाउंट भी थी, तो क्या बेटा बैंक वालों को उनका बस इंटरेस्ट दिया जाता है या उनको प्रॉफिट का शेयर भी दिया जाता है? तो आप गौर से देखें वर्किंग अपनी प्रॉफिट की कैलकुलेशन वाली। सर जी इस तरह नहीं करें यार प्लीज, प्रॉफिट वाली वर्किंग जरा सारे देखें। प्रॉफिट वाली वर्किंग में क्या मैंने एक्सपेंसेस लिखते हुए बैंक वालों का इंटरेस्ट कंसिडर कर दिया हुआ है? तो क्या उसके बाद फिर जो बचा वो हमारा ही है? तो जो जो हमने जिस जिसको देना था वो सारा एक्सपेंसेस में लिख दिया। तो अब ये जो 264,667 है, इसमें तो किसी का कुछ नहीं है। मैंने इनकम का प्रॉफिट तो नहीं कहा, 26 लाख तो प्रॉफिट नहीं, वो कमाया था, उसको कमाने के लिए क्या क्या खर्चे करने पड़े वो हमने सारे लिस्ट डाउन कर दिए, और उसके बाद जो पैसे बचे सोचें क्या हमारे नहीं, अब वो किस किस के हैं? सिर्फ आपके आपके और बस आपके। सोचें नहीं आपके नहीं, मेरे नहीं मेरे को गलत, मैं तो ज्यादा मान लूंगा, ये सिर्फ आपके। प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे हुआ? बिजनेस की सारी इनकम में से बिजनेस के सारे एक्सपेंसेस माइनस हो, और बैंक्स आर सपोज टू रिसीव इंटरेस्ट, और वो हमने उनको दे दिए। उसके बाद जो एक्स्ट्रा बचा है वो ओनर से रिलेटेड। तो क्लियर होगी बात? लोन वापस जब करेंगे तो इंशाल्लाह उस वक्त लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। हाँ हमारी भी लायबिलिटीज भी हैं, हमारे कुछ एसेट्स भी हैं, उनकी भी डिटेल इंशाल्लाह भी थोड़ी देर बाद बनाएंगे। हमारा शॉप भी, हमारी भी शॉप भी है, हमारे पास फर्नीचर भी है, हमारे पास शायद कुछ कैश भी बचा होगा, हम वर्किंग करना चाहें, आया है गया है, ये सारे हमारे एसेट्स की लिस्ट में होना चाहिए, ये सारी वर्किंग होनी चाहिए। ये आप लोग कुछ पूछ रहे? ये प्रॉफिट जब हमारा हुआ है तो कैपिटल में इसको ऐड कर दिया, हमारा कैपिटल ओनर के पैसे इंक्रीज हो गए, हम ये डिटरमिन करना चाह रहे हैं कि बिजनेस में ओनर के पैसे कितने हैं। जी अगर हमें लॉस होता है तो आप बताएं फिर उसे क्या करना चाहिए, क्या करना? कैपिटल कम हो जाएगा। क्या लॉस होने से ओनर के पैसे कम नहीं हो रहे? लेस कर रहे।
अपना बिजनेस समझें, इंशाल्लाह आराम से बात समझाएं। मेरा समझेंगे तो मजा नहीं आना। प्रॉफिट मेरा, लॉस मेरा, मैं अपने एंगल सोच लेता हूँ। आप बताएं प्रॉफिट हो रहा है कैसा लग रहा है, क्यों अच्छा लग रहा है? पैसे बढ़ रहे हैं, लॉस हो रहा है, नॉर्मल लोग हैं आप, अकाउंटिंग भी नॉर्मल लोगों के लिए कैसा लग रहा है? आपका अपना है, बुरा लग रहा है तो प्लस कर लेते हैं, माइनस ही करना पड़ेगा। जी सर, चले आगे सर। जी चलिए, क्या वो प्रिंसिपल एक्सपेंस, वो प्रिंसिपल लाइबिलिटी है? सर जी मौका तो दे, क्या वो प्रिंसिपल अमाउंट एक्सपेंस है या लाइबिलिटी? लाइबिलिटी है ना। तो क्या प्रॉफिट ऐसे कैलकुलेट होना चाहिए कि इनकम्स माइनस लाइबिलिटीज? प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होना चाहिए? इनकम माइनस एक्सपेंसेस। हाँ, लाइबिलिटीज का भी रिकॉर्ड हमारे पास होना चाहिए कि कौन कौन सी लाइबिलिटी किसकी तरफ कितनी कितनी रहती है। वो इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता बनाना सीखेंगे कि वो रिकॉर्ड कैसे बनता है। लेकिन प्रॉफिट की डिटर्मिनेशन में ना एसेट्स आने चाहिए, ना ही लाइबिलिटीज आनी चाहिए, और ना ही इवन इक्विटी आनी चाहिए। प्रॉफिट की कैलकुलेशन के अंदर कैपिटल भी नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट कैसे निकलना चाहिए? इनकम माइनस एक्सपेंसेस। और हमें पता है इनकम किसे कहते हैं, एक्सपेंस किसे कहते हैं। ठीक है, एक और करते चले सर, नेक्स्ट हेडिंग लिखें। सेल एंड परचेज ट्रांजैक्शंस, या चलें इसकी बजाय एक ही लिखना है, परचेज ट्रांजैक्शंस। और बेटा प्लीज लिखा है अहमद सरवर साहब, ऐसे ना करें, खुदा के लिए ना करें बेटा। आपके इन क्वेश्चन से महसूस हो रहा है आप लोग कंसंट्रेट नहीं कर रहे। सवाल मुझे आया है, आपने पॉइंट नंबर 8 का 22 लाख एक्सपेंसेस में क्यों नहीं लिखा? यार जानते यार अहमद सर, ये सवाल भी हो सकता है ना करिए। बहुत से देखे भाई, मैंने तो लिखा ही वहां से ब्रैकेट में, पहली चीज मैंने क्या लिखी, 22 लाख प्लस की है सर। मजाक बेटा कर लेंगे कंडीशन, साहब अगली चीज लिखो, परचेज ट्रांजेक्शंस लिखी है। बिजनेस में सभी दो तरह की चीजें परचेज होती हैं, दो तरह चीजें परचेज होती हैं, दो तरह चीजें परचेज होती हैं। एक लिखे कैश परचेज, और उसके अगेंस्ट एक होती चीज क्रेडिट परचेज। क्रेडिट से यह मुराद है उधार, उधार की परचेज। अब अलग-अलग हम इसको इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कैश परचेज, एक सब हेडिंग दोबारा बनाना। और कैश परचेज को बिजनेस के एंगल से समझने के लिए एक एग्जांपल भी साथ बना लें। कैश परचेज को समझने के लिए एग्जांपल, बिजनेस परचेज goods costing rupees 50,000 इन कैश। बिल्कुल सिंपल सी बात करूंगा, कंसंट्रेट करना। इन दिनों में आप ना तो कुछ छुट्टी करना अफोर्ड कर सकते हैं, और ना ही क्लास के दौरान अपनी कंसंट्रेशन लूज करना अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आपकी कोई एक आध छुट्टी हो जाए, इवन अगर 2-3 मिनट आपका ध्यान इधर उधर हो, मैं नहीं समझता कि ये चीजें ऐसी हैं जो दोबारा आपके जहन में उस तरह आ सकती हैं जिस तरह आनी चाहिए। मेरे ख्याल में ये चीजें 100% कंसंट्रेशन डिजर्व करती हैं। ठीक है, तो कोई मजबूरी हो जाए खुदा ना खास्ता तो वो तो इंसान कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कोई चॉइस से छुट्टी नहीं प्लीज करनी। डन सर? जी सर, बिजनेस परचेज गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 50,000 इन, लिख लें। एक लफ्ज मैंने लिखा है यहाँ गुड्स, तो जरा गुड्स का एक मीनिंग लिखना है, याद रखना फिर आपको इसको जरा नीचे एक नेक्स्ट लाइन में डिफाइन करना। गुड्स उन चीजों को हम कहते हैं अकाउंटिंग की लैंग्वेज में, गुड्स मींस आइटम्स
परचेज्ड फॉर रीसेल, ऐसी चीजें जो हमने इस इंटेंशन से खरीदी हैं कि हमने उन्हें बिजनेस में खरीद के बेचना, इस इंटेंशन से खरीदी कि हमने उन्हें बेचना है, ऑब्वियसली प्रॉफिट ऐड करके बेचना। सही, चीजें खरीदते किस प्राइस पे, खरीदी किस प्राइस पे जाएंगी, परचेज प्राइस या कॉस्ट प्राइस कर लें, और बेची किस प्राइस पे जाएंगी, सेल प्राइस पे। तो जिन चीजों को आपने इस एंगल से खरीदा है कि आपने उसे बेचना है, उन चीजों को क्या कहा जाता है, गुड्स कहा जाता है। मसलन जो कल से हम एग्जाम्पल पढ़े हैं, मेरे ख्याल उसको दोबारा खोलने की बजाय वैसे ही सोचना, आप तो याद होगी। मोबाइल्स जो खरीदे थे वो गुड्स थे, जो स्टॉक थी वो गुड्स नहीं है, वो एसेट है। देखिए मोबाइल भी एसेट है, लेकिन गुड्स अब इस वक्त आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। तो जो फर्नीचर खरीदा है, जो इक्विपमेंट खरीदा है, वो हमारे बिजनेस के एंगल से गुड्स नहीं है। लेकिन जरा फर्नीचर बिजनेस है, मतलब जिसने फर्नीचर बेचा है, उसके लिए फर्नीचर जो उसने बेचा है उसके लिए गुड्स थी। अगर कोई गाड़ियों का शोरूम हो तो गाड़ियां गुड्स कहलाएं। अगर आप गाड़ियां खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, अगर आप एयर कंडीशनर्स बेच रहे हैं तो ये गुड्स है। लेकिन अगर आपने अपनी शॉप में एयर कंडीशनर लगवा लिया है तो ये एसेट है, लेकिन गुड्स नहीं। गुड्स किन आइटम्स को कहना है जो हमने इसलिए खरीदी है ताकि हम उन्हें बेच के प्रॉफिट कमा सकें। डन सर। तो अब इस एंगल से फर्स्ट टाइम मैंने क्या हुआ जी, बिजनेस ने क्या किया है, क्या किया है सर, 50,000 की चीजें खरीदनी है, किस पे, कैश पे। ये जो कैश परचेज है, इसका आइडिया आप लोगों को भी नॉर्मली है, नॉर्मल सिचुएशन में है। अगर आपसे कहा जाए कि कैश परचेज हुई है तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इस कैश परचेज के होने से आपका कैश कम हो जाएगा और क्या आपके पास गुड्स इंक्रीज हो जाएंगे? हमने बड़ा सिंपली इस तरह से डिफाइन करना है। मैं लिख रहा हूँ और मुझे 1 मिनट लिख लेने दें ताकि पूरी बात आपके सामने आ जाए। क्या मैं कह सकता हूँ मेरी इस ट्रांजेक्शन के बाद बिजनेस के एंगल से गुड्स इंक्रीज हो जाएंगे? एक एरो लगा रहा हूँ, समझ आ रहा है? 50,000 से गुड्स इंक्रीज हो जाएंगे और हमारे बिजनेस का कैश वाला एसेट, गुड्स वाला एसेट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, गुड्स एसेट है, मोबाइल्स एसेट है, जब खरीदे हैं कब तक एसेट रहेंगे, जब तक बेचेंगे नहीं। तो गुड्स मैंने खरीदी है, क्या फिलहाल गुड्स वाला एसेट बढ़ गया है और कौन सा वाला एसेट कम हो गया, कितने से, 50,000 कैश कम होके 50,000 गुड्स वाला एसेट इंक्रीज हो गया। लेकिन 1 मिनट और, ये जब मैंने गुड्स लिखा जहां वर्ड, इसको ब्रैकेट में कर देना। और जब भी कभी गुड्स खरीदी जाती हैं तो हम अकाउंटेंट्स वर्ड इस तरह से यूज करेंगे कि गुड्स मींस परचेजेस इंक्रीज होते हैं। लेट मी फिनिश। मैं अगर आपसे कभी कहूं कि परचेज बढ़ गई है तो इसका मीनिंग क्या हुआ करेगा कि गुड्स बढ़ गई। तो गुड्स जब इन्वॉल्व होती हैं तो किस नाम से हम अपने एसेट को स्पेसिफाई करते हैं, बाय द नेम ऑफ परचेजेस। तो फिलहाल ब्रैकेट में गुड्स भी लिख लें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमें गुड्स को जहन से निकालना है, सॉरी लिखने से निकालना है, जहन से नहीं। लिखा हम नहीं करेंगे, लेकिन जहन में क्या रखेंगे कि गुड्स को किस नाम से स्पेसिफाई करना, परचेजेस के नाम से। क्लियर है? ये फंस गए, लिख लो। ये बिल्कुल ऐसे ही आपने लिखना है, एक एक लाइन रख के, और इसको बहुत सीरियस है ये जो बात अब शुरू हुई। कैश पे चीजें अगर खरीदेंगे तो हमेशा क्या होगा, परचेजेस बढ़ जाएंगे और कैश कम होगा। कोई मुश्किल बात मैंने नहीं करनी है, आई होप के बात सिंपल है। तो ये कैश परचेज है। अब आ जाए नंबर 2 क्रेडिट परचेज। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स बड़ा क्लियर, ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है सर? पूछ रहे क्रेडिट परचेज को समझने के लिए एक एग्जांपल लिखें। गुड्स कॉस्टिंग ₹75,000 were purchased on credit from Zishan on 1st
March 2021. Goods costing rupees 75,000 were purchased on credit from Zishan on 1st March 2021. It is agreed with Zishan that payment will be made on 10th March 2021. जी सर, अब जो हमने लिखा है पहले जरा इसको अंडरस्टैंड करना हम क्या लिख रहे हैं। क्रेडिट परचेज का बड़ा कॉन्सेप्ट ये होता है कि चीजें आपको पहले मिल जाएंगी। उधार पे अगर परचेज होगी तो कॉन्सेप्ट क्या है, चीजें पहले आ जाएंगी लेकिन पैसे कुछ दिन बाद आप देंगे। कैश परचेज क्या है, चीजें पकड़ेंगे पैसे पकड़ा देंगे। क्रेडिट परचेज क्या है, चीजें पकड़ लेंगे लेकिन पैसे कुछ दिन बाद अगर देने हैं तो ये फिर क्रेडिट परचेज कहते हैं। बिजनेसेस में मेजॉरिटी ट्रांजैक्शंस क्रेडिट पे ही होती हैं, क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल, क्योंकि डेली बेसिस पे इस तरह जाके कैश पकड़ा के चीजें लेना इम्प्रैक्टिकेबल हो जाता है। तो बिजनेसेस में अगर क्रेडिट परचेज हो जाए तो आए जरा इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि क्रेडिट परचेज से हमारे क्रेडिट्स पे क्या इफेक्ट आएगा। तो इसको जरा डेट वाइज समझना। पहले डेट लिखे नीचे 1 मार्च 2021। जी सर, पहले लिखवा दो। क्या सेम करता, क्या गुड्स बढ़ जाए सर? क्या गुड्स बढ़ जाएंगी? गुड्स मीन्स कह सकता हूँ परचेज बढ़ जाएंगी। अगर पूरा करवा दें तो वो सबसे बेस्ट है। पहले करवा दें फिर सोच के बाद में खुद लिखना। इसको देख के लिखने की तो कोई जरूरत नहीं, और ना ही खुद अभी लिखें, ये बातें नहीं है, पहले मुझसे सुनना। जस्ट मिनट सर, मौका तो दे। क्या 75,000 रुपीज से गुड्स बढ़ जाएंगे? तो गुड्स के बढ़ने का मतलब एसेट बढ़ जाएगा, परचेजेस एसेट बढ़ जाएगा, अल्टीमेटली एसेट बढ़ जाएगा। अच्छा चलें, एक बात जरा यहाँ शायद हो ही जानी चाहिए। 5 मेन हेड्स हैं, मेन हेड्स। एसेट एक मेन हेड है, लेकिन क्या उसकी एक से ज्यादा एग्जांपल्स है? कैश भी एक एसेट है, बैंक बैलेंस भी एसेट है, बिल्डिंग भी है, मशीनरी भी है। तो अब हमने स्पेसिफाई करनी है एग्जांपल्स, मतलब एग्जांपल्स के मतलब उनके एसेट मेन हेड नहीं लिख देना, कौन सा एसेट हमारी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है उसका नाम लिखना। तो मैं बेसिकली नीचे क्या लिख रहा हूँ, परचेजेज या गुड्स लिख रहा हूँ, लेकिन इसका मेन हेड क्या है? हमने मेन हेड नहीं लिखने, उन मेन हेड की एग्जांपल्स, मतलब उन मेन हेड के नाम इन द फॉर्म ऑफ कि वो किस किस नाम से एसेट इन्वॉल्व है वो हमने स्पेसिफाई करना। फॉलो कर रहे हैं मेरी बात? मसलन जो मैंने कैश परचेज लिखा, क्या कैश एसेट नहीं है? कैश एसेट नहीं है, लेकिन मैंने एसेट की जगह क्या लिखा है? उस एसेट का इस एग्जांपल में नाम क्या बोल रहा है? क्लियर है मेरी बात? अभी भी नहीं समझ आ रही? तो बिल्कुल उसी तरह से एसेट बढ़ा, बिल्कुल बढ़ा, गुड्स वाला एसेट बढ़ा, लेकिन हमें वो एसेट का नाम स्पेसिफाई करना है जो बढ़ा। नहीं क्लियर? चले जी सर, अगर गुड्स खरीदी तो क्या गुड्स बढ़ गई? तो कैश भी कम हो गया, बात खत्म हो गई। कैश कब कम होना था? अगर हम पेमेंट करते। तो क्या हम कह सकते हैं कि गुड्स तो आ गई हैं लेकिन पैसे ना देने की वजह से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे बढ़ गई है, वो लाइबिलिटी भी अराइज हो गई है। तो क्या क्या बढ़ गया? गुड्स तो बढ़ गई है लेकिन पैसे ना देने से लाइबिलिटी टुवर्ड्स ज़ीशान भी बढ़ गई। लाइबिलिटी 10 को बढ़ेगी या 10 को खत्म हो जाएगी? नहीं, क्या चीजें ले लेने से और पैसे ना देने से लाइबिलिटी अभी बढ़ गई है या 10 को बढ़ेगी? चीजें पकड़ लेने से
क्या अब हमारी ये जिम्मेदारी बन गई है कि 10 दिन बाद हम पैसे दें? और अगर 10 दिन बाद पैसे दे देंगे तो फिर क्या होगा? लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो लाइबिलिटी बढ़ी कब है? चीजें लेने से। खत्म कब होगी? पैसे देने से। तो क्या लाइबिलिटी इसी दिन बढ़ गई सर? जी सर। अब क्या करें सर, इतना ऊंचा हाथ आया, लेकिन वो किसी और मकसद में इस्तेमाल होगा। मेरा तो सवाल है। जी सर, तो परचेजेस बढ़ गई लेकिन कैश कम यहाँ नहीं हो रहा, उसकी जगह क्या बढ़ रहा है? लेकिन लाइबिलिटी भी मेन हेड है। लाइबिलिटी की डेफिनेशन ढूंढे जल्दी से पिछले पेज पर। एक नहीं, लाइबिलिटी मेन हेड है। नहीं वो नहीं, वो इशू नहीं है सर, वो इशू नहीं। लाइबिलिटी मेन हेड है। मैंने कल तक बस एक एग्जांपल आपको बताई थी, लोन फ्रॉम बैंक, लेकिन आज एक और चीज बताने लगा हूँ। एक लाइबिलिटी की और टाइप हमारे सामने आई है। तो लाइबिलिटी मेन हेड है, ये भी लाइबिलिटी है, लेकिन इस गुड्स के अगेंस्ट अगर पैसे ना दें, गुड्स के अगेंस्ट अगर पैसे ना दें, तो फिर इस लाइबिलिटी का नाम अब लोन नहीं होगा। लोन वर्ड तब होना चाहिए अगर उधार पे पैसे लिए। तब गुड्स अगर खरीदनी और पैसे नहीं दिए, तो यहाँ एक लाइबिलिटी बनती है क्रेडिटर के नाम से। परेशान नहीं होना, वर्ड्स जरा चेंज नहीं। ये जो जिशान साहब है, तो जिशान साहब को बीच में इन्वॉल्व करें। क्या अब इन जिशान साहब को पैसे देना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया चीजें लेने से? तो जिन पर्सन्स को आपने फ्यूचर में पैसे देने होते हैं चीजें खरीद लेने की वजह से, उन पर्सन्स को अकाउंटिंग में कहते हैं क्रेडिटर। तो क्रेडिटर इज एन एग्जांपल ऑफ आर लायबिलिटी। लायबिलिटी इज अ मेन हेड। लोन फ्रॉम बैंक भी एक लायबिलिटी है, और क्रेडिटर मींस पेएबल टू जीशान भी एक लायबिलिटी है। ठीक है, तो जो मैंने वर्ड्स बोले अभी आपके सामने, 1 मिनट में जरा उनको लिख के जरा स्पेसिफाई करता हूँ। मैं लिख रहा हूँ, आप इसकी टेंशन ना लिया करें। मैं अगर बोला है तो मैं लिख भी देता हूँ, अभी सेंटेंस अपना ना बनाए। तो जरा नीचे आने जो आप लिख रहे थे, जरा एक लाइन नीचे रखना, इस पे एक लाइन छोड़ के लिखना जरा। द पर्सन टू होम payment is to be made the person to whom payment is to be made against purchase of goods or any other asset the person to whom payment is to be made against purchase of goods or any other asset। for example, तो आपने एसी खरीदा इस्तेमाल के लिए, ठीक है, गुड्स का तो क्लियर है, गुड्स कैसे कहते हैं? जो बेचने के लिए खरीदनी है। लेकिन अगर कोई और भी एसेट खरीदा, शॉप खरीदी है, पैसे नहीं दिए, ठीक है, तो उसके लिए भी वर्ड यही सवाल हो जाएगा। द पर्सन टू होम पेमेंट इज मेड अगेंस्ट purchase of goods or any other asset is called as creditor। 3 दफा जरा लफ्ज बोलना, इतनी मायूसी से बोलना शुरू कर दिया। और क्रेडिटर फाइनली ब्रैकेट में लिखने इज एन एग्जांपल ऑफ, creditor is an example of, it is an example of liability। क्या हमारे पास ये रिकॉर्ड होना चाहिए कि किस किस क्रेडिटर को कितने कितने पैसे देने हैं? क्या देने वाले पैसे याद रखने चाहिए सर? एनी कंफ्यूजन इन दिस सेंटेंस? अब आगे जरा बात कंप्लीट करना जरा ऊपर वापस। क्या क्रेडिट पे चीजें खरीदने से गुड्स बढ़ जाएंगी सर? लेकिन पैसे ना देने की वजह से क्रेडिटर, लेट मी फिनिश, क्रेडिटर जीशान की तरफ, क्रेडिटर डैश जीशान का मतलब पेएबल टू जीशान डैश, जिस पर्सन को पैसे देने होंगे डैश का लगा के उसका नाम लिख रहे हैं। तो क्रेडिटर जीशान मींस पेएबल टू जीशान। तो क्रेडिटर जीशान या पेएबल टू जीशान मींस एक लायबिलिटी की बात हो रही है, लायबिलिटी नेचर का ये हेड है। तो क्या ये लायबिलिटी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? कितने से बढ़ जाएगी सर? क्यों बढ़ जाएगी सर? क्योंकि हमने चीजें लेनी है और पैसे नहीं दिए। ठीक है सर?
जी अब्दुलरहमान साहब, अगर आप खुद ही इस सवाल को समझ गए तो ये पेनल्टी वापस ही ले लें। जी अगर टेक्निकलिटी की जरूरत होती तो मैं जरूर बताता सर, आप खुद ही एंड में पहचान गए अपने सवाल को। जी एनी कंफ्यूजन सर? बस एक बात और खत्म करें फिर और कुछ पढ़ते हैं। 10th मार्च की डेट लिखें। अब ऑफ कोर्स बेटा अगर प्रैक्टिकली हम सोचें कि 10th मार्च को अल्टीमेटली पेमेंट ना की जा सके किसी वजह से, पैसे पहले चले जाएं बाद में चले जाएं, प्रैक्टिकली सब कुछ पॉसिबल है। लेकिन फॉर मेकिंग अ सिनेरियो, एक थोड़ा सिनेरियो मैं क्रिएट कर रहा हूँ। लेट अस अज्यूम कि 10th मार्च को जो पैसे हमने जिशान को देने थे वो हम दे रहे हैं। क्लियर बात? तो बताएं अगर पैसे देंगे जिशान को 10th मार्च को तो फिर कौन कौन से हेड्स में चेंज आएगा? आराम आराम से सोचते हैं। क्या कैश कम हो जाएगा और बढ़ जाएगा? उसका बढ़ जाएगा यार, तो हमें उससे कोई कंसर्न नहीं। हम जब उसके अकाउंटेंट बनेंगे तो सोच लेंगे, हमें अपने बिजनेस के एंगल से कंसर्न है। तो क्या कैश वाला एसेट हमारा कम हो जाएगा? लेट्स अज्यूम सारा पे कर दिया है, देयरफॉर 75,000 रुपीज से कम हो जाएगा। नंबर 2, गुड्स बढ़ जाएंगी। तो सभी चीजें खरीदी हैं, कमाल है, क्या हो गया? इतने थकने का क्या मतलब है? क्या मतलब? चीजें खरीदी हैं तो चीजें खरीदने से चीजें बढ़ जाएंगी। चीजें कब बढ़ चुकी थी? तो क्या अब चीजें बढ़ेंगी या लाइबिलिटी कम हो जाएगी? लाइबिलिटी कम हो जाएगी। किस नाम से लाइबिलिटी बनाई थी? उसी नाम से लाइबिलिटी, क्रेडिटर जिशान। लेकिन अब एरो अपोजिट हो जाएगा। ये एरो समझ आ रहे हैं? ऐसे ऊपर नीचे, कभी ऊपर हुआ तो अब नीचे ही होगा। ये तो नहीं कि गेम चल रही। तो कैश के साथ साथ कैश देने से क्रेडिटर जिशान की तरफ लाइबिलिटी भी कम हो जाएगी। क्या क्या कम हो जाएगा? नहीं, 75,000 कैश देने से कैश के साथ साथ पेबल टू जिशान वाली लाइबिलिटी भी कम हो जाएगी। एनी कंफ्यूजन सर? कोई सवाल हो किसी का यहाँ पर? चलिए सर, मुझे कल से जरा महसूस हो रहा है कि शायद ये 2 घंटे ही फिलहाल मोर देन सफिशिएंट हुआ है। इसके बाद आपकी जरा एबिलिटी टू अंडरस्टैंड उस खतरनाक हद तक कम हो जाती है। तो मुझे लग रहा है आहिस्ता आहिस्ता 3-4 घंटे की एबिलिटी बना ही लेंगे। लेकिन 1 घंटा हो गया हुआ, बैकलॉग पे 1 घंटा हो गया हुआ, बल्कि 5 मिनट और रहते हैं। राउंड ऑफ कर लेते हैं, 1 घंटा हो गया हुआ इकट्ठा, कल का आज का। तो ये जितने इकट्ठे हो रहे हैं इंशाल्लाह इसको मिलजुल के किसी दिन डिसाइड करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। आज बेटा जो पढ़ा प्लीज रिवाइज करना बनता है, ठीक है? अच्छा, नमाज के लिए आप जोहर की नमाज आप पढ़ लिया करें, इंशाल्लाह 2:10 पे क्लास स्टार्ट किया करें। लेकिन 2:10 मींस 2:10। अल्लाह हाफ़िज़। वक्त की बेटा जब जरूरत पड़ेगी बताऊंगा। ये अभी फिलहाल साहब अगर इसकी जरूरत होती है मैं जरूर बताता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है सवाल, जितनी जरूरत पड़ेगी पढ़ लेंगे।